आम आदमी पार्टी ने मुझसे एक बात कही, कहा कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो पहली पार्टी है जिसके टॉप 5 में 4 नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। ऐसी दुश्मनी तो बीजेपी वालों की कांग्रेस से भी नहीं थी, सपा से नहीं थी, बसपा से नहीं थी, आरजेडी से नहीं थी। दीवार देखिए आपने। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। मेरे पास आज हम दीवार स्टाइल में एक सवाल पूछते हैं आपसे। केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया हमारे पास फ्री बिजली है 5,000 की, फ्री शिक्षा है 10,000 की, इलाज है 5,000 का, बस सफर 2,500 का, महिला सम्मान 2,100 का, जो होता है 25,000 रुपया महीना। आपके पास क्या है? टोटल जोड़ेंगे तो मुश्किल से 950 रुपए का पड़ता है। ये सारा? हाँ, ये जो 25,000 रुपये लिखे हैं, जो वो गलत लिखे हैं। जिसने मनुस्मृति को जलाया उसको टिकट मिल गया, नुपुर शर्मा को आइसोलेट कर लिया गया है, टिकट नहीं दिया गया, और इससे कई लोग आपके अपने आपसे नाराज थे। हम तो स्मृति ईरानी को भी सुन रहे थे, स्मृति ईरानी लड़ ली क्या? हम वीरेंद्र सचदेवा को भी सुन रहे थे, वीरेंद्र सचदेवा लड़ लिए क्या? किस पार्ट ऑफ बीजेपी? एक पार्टी की कार्यकर्ता तो है ही ना वो। अगर आप सुषमा स्वराज जी की लड़की नहीं होती जी, क्या इतनी इजीली आप सांसद बन जाती? आपको डायरेक्ट सांसद बना दिया गया, ये भी तो बीजेपी का नेपोटिज्म है। बहुत विनम्रता से कहूंगी, मुझे टिकट इसलिए नहीं मिली या मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी माता श्रीमती सुषमा स्वराज है। जब मेरी माँ जीवित थी तब परिवार से और कोई नहीं था, केवल सुषमा स्वराज जी थी। मनोज जी, क्यों केजरीवाल जी पे आप लोग हमला करवाते रहते हैं? फिर सिक्योरिटी भी ऐसा छीन क्यों लेते होता है वीरेंद्र? मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, इस आने वाले 8 दिनों में गंभीर हमले का आरोप अरविंद केजरीवाल फिर लगाएंगे। मैंने केजरीवाल जी का पॉडकास्ट किया, उन्होंने मुझसे बार बार ये कहा कि इस बार आप लोगों ने वोटर बढ़वाए। उन्होंने कहा कि कई सांसद ऐसे हैं जिनके यहाँ पर 30-30 लोग काम करने वाले नए पैदा हुए। कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्जे में नहीं है? 1.5 लाख बच्चे क्लास 9th में इन्होंने फेल। तो मेरा सवाल आप पूछो, जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल इस साल। भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतने बड़े स्तर पे वेलफेयर स्कीम लेके आई। रेवड़ी इतिहास की पहली पार्टी बन गई जिसने जातिगत आधार पर 1,000 रुपया देने का ऐलान कर दिया। जातिगत आधार पे? हाँ, वो कौन सा? अभी का ऐलान है, आपके मैनिफेस्टो रखा है सर। अनुसूचित जाति। हाँ, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कि बीच में ये अलग से 1,000 कहाँ से आ गया? आप गए थे मोहल्ला क्लिनिक कभी? मैं कभी नहीं गया जी, मुझे जाना भी नहीं है। गलती से भी संडे को मत बीमार पड़ना, मोहल्ला क्लिनिक संडे को बंद होता है। और हाँ, दिन में दोपहर को 2 बजे के बाद नहीं बीमार पड़ सकते, वो तब भी बंद होता है। 3-4 बार सरकार कैसे बन गई उनकी फिर? मैं अरविंद केजरीवाल अगर इतना बेवकूफ बना रहे थे। केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि यार जाके दिखाओ कहाँ पर मिनी बार है, जाके दिखाओ कहाँ पर ऐसे आपने टॉयलेट लगाए हैं जो इतने सोने के टॉयलेट है। वो कहते हैं सब बीजेपी के एलिगेशंस हैं। सोने के टॉयलेट सीट गायब हो गई हैं, 12 सीटें चोरी हुई हैं। यूपी में टूटी चोरी हुई थी, दिल्ली में टॉयलेट सीट चोरी हुई है। अरविंद केजरीवाल के दिन आगे पॉट उठा के लेके भाग गए। क्यों नहीं लेके जाएंगे? आप लोग उसे ओपन क्यों नहीं करवा दिया फिर? अभी तो एजेंसीज के हाथ में जांच चल रही है। एजेंसीज का डॉक्यूमेंट निकल कर बाहर आ जाता है, सीएजी की रिपोर्ट आ जाती है, मीडिया को यही पता होता है किस अधिकारी को फोन करके वेरीफाई कर लेना है, तो वो क्यों नहीं दिख गया फिर? बीजेपी में है स्वाति मालीवाल, आपके लिए काम कर रही है बीजेपी के लिए। शुभांकर जी, हमारे लिए क्यों काम करेंगी वो? हमने आजकल ट्वीट देखा, सारे बीजेपी वाले रिट्वीट करते हैं स्वाति मालीवाल को। कहते हैं कि देश में एजुकेशन में सबसे बेस्ट मॉडल मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी का मॉडल है। अगर आपका कोई स्टेट उससे बेहतर मॉडल का है तो आप बताओ। भगवान राम का वनवास 14 सालों का था, लेकिन भगवान राम के आदर्शों पर चलने का दावा करने वाली बीजेपी बीते 27 सालों से दिल्ली में कम से कम वनवास में जी रही है। आज जब बीजेपी कई सारे दावे भर रही है तो हमें लगा कि एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें कई दिग्गज बीजेपी के नेताओं को हमने बुलाया है, और यहां पर नेताओं में करंट नहीं बल्कि करंट वाले सवाल हम पूछेंगे, वो सवाल जो आपके हैं। कई खास मेहमान मेरे साथ हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है। इसके अलावा 4 सांसद हैं जिसमें मनोज तिवारी जी हैं, बांसुरी स्वराज जी हैं, कमलजीत सहरावत जी हैं, योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। लेकिन शुरुआत सचदेवा जी मैं आपसे करता हूं, और पहला सवाल यही है कि 1998 के बाद 27 साल का वनवास हो गया आपका। ऐसा बीजेपी को समझने वाले कहते हैं कि लोकसभा में तो आप लोग जोर लगा देते हैं क्योंकि देश की बात होती है, विधानसभा में हर बार अलग हो जाते हैं, थोड़ा शांत पड़ जाते हैं। इस बार हालांकि कई लोग मान रहे थोड़ा अलग चुनाव है, बट ये इतना लंबा वनवास कैसे हो गया? आपने खुद कहा कि भगवान राम का वनवास 14 साल का था, वो सतयुग था, ये कलयुग है, तो ये 27 सालों में ख़त्म होना था। तो इसलिए इस बार ये वनवास भी ख़त्म होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बनेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिन कारणों की आप बात कर रहे हैं उसके कारण अलग अलग हैं, और वो कई ऐसी गलतियां भी हैं जिन्हें हमने सुधारने की कोशिश की है।
और मुझे उम्मीद है कि हमने उस पर बहुत अच्छा काम किया है, संगठन के पार्ट पे भी, और कुछ वोटर लिस्ट का जैसे मैं कई बार जिक्र करता हूँ लगातार। और अगर आप कहें तो मैं एक एग्जांपल देके बता सकता हूँ। 2014 का लोकसभा चुनाव हम जीतते हैं, 2015 का लोकसभा चुनाव 9 महीने बाद होता है। दिल्ली में अचानक 14 लाख वोट बढ़ जाते हैं सिर्फ 9 महीने में। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव है जो कि साइट पे जाके देख सकते हैं। हम नहीं समझ पाते क्या हुआ ये। 2015 से 2019 तक लगभग 4 सालों में 3.5 लाख वोट बढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है, लोग आएंगे बनाएंगे भी अपना। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हम जीतते हैं, फिर 2020 का चुनाव आता है, फिर वो 8 महीने बाद आता है, फिर 9 लाख वोट बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने पकड़ा, सीखा, और 2024 के बाद हमने उस पर काम किया कि आखिर ये सरप्राइजिंग वोटर कहाँ से आता है। आपको हैरानी होगी याद के 24 दिसंबर को वोट कटने बंद हो गए दिल्ली में चुनाव के। 6 जनवरी तक नई वोटर लिस्ट आई, 23 दिसंबर को वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई, लेकिन नए वोट अप्लाई कर सकते हैं आप। तब से लेकर 6 दिसंबर तक 5,10,000 लोगों ने नए वोट अप्लाई किए। 1%, मतलब मैं 0.5% कह रहा हूँ, भी 18 से 20 साल का वोटर नहीं है। वोटर है 80 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 50 साल का। कहाँ से आया ये? दिल्ली में अचानक तो आएगा नहीं। 60 साल का, 80 साल का आदमी अगर आज वोट बनवा रहा है तो उसकी कुछ तो लेगेसी होगी, कहीं तो रहता होगा, कुछ तो उसका परिवार होगा। सचदेवा जी, देखो आप जो कह रहे हो ये टॉपिक मैंने रखा था बात के, लेकिन आपने छेड़ दिया है तो मैं इसका जिक्र कर लेता हूँ। मैंने केजरीवाल जी का पॉडकास्ट किया, उन्होंने मुझसे बार बार ये कहा कि इस बार आप लोगों ने वोटर बढ़वाए हैं। उन्होंने कहा कि कई सांसद ऐसे हैं जिनके यहाँ पर 30-30 लोग काम करने वाले नए पैदा हो गए। अब वो कह रहे हैं ऐसे लिस्ट बढ़ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा, और वो आप पर लगाते हैं कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस चुनाव में अपने हिसाब के वोटर बढ़वा रहे हैं। सांसदों की कोठी में वोट बढ़े हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात को। अगर मनोज भाई के यहाँ 15 लोग काम करते हैं, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से आके यहाँ रह रहे हैं, तो वोट बनवाएंगे। और 5 फिरोजशाह रोड पे किसका नया वोट बने? 4 नए वोट बने हैं, जानकारी है आपको? अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, उनके दोनों बच्चों के नाम वहाँ बढ़े हैं। मनीष सिसोदिया का नाम मथुरा रोड में कैसे आ गया? संजय सिंह का नाम 2-2 जगह दिल्ली में कैसे है? नई दिल्ली में भी है, तिलक नगर में भी है। चुनाव आयोग में शिकायत की हमने। इनके वोट कहाँ से आ गए? अगर जो लोग जिस कोठी में रह रहे हैं वहाँ काम कर रहे हैं, कोई माली का काम कर रहा है, कोई रसोई का काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, तो नेचुरली बात है वो वहाँ वोट बनवाएगा। ये अधिकार है, किसी भी भारतीय का अधिकार है बनाने का। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये चरवाहा पद्धति जो अरविंद केजरीवाल ने अपनाई ना, कि मैं बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल के जो वॉलंटियर्स हैं अपने घरों में 5-5, 6-6 लोग जो पंजाब के, यूपी के, हरियाणा के, उन लोगों के नाम डलवाने की कोशिश की गई। और जब BLO जाता है पूछने, ये यहाँ रहते हैं अभी काम पे गए हुए हैं, कौन उनको चेक करेगा? BLO कौन है? आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, दिल्ली सरकार के स्कूल के टीचर। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। ठीक है। मनोज जी, आप भी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। हालांकि जो बात सर कह रहे हैं उससे इतर आम आदमी पार्टी ये भी दावा करती है कि अवध ओझा का तो नॉमिनेशन कैंसिल करवा रहे थे आप लोगों ने डेट चेंज करवा दी थी। लेकिन क्या अलग इस चुनाव में है? क्योंकि आप भी अध्यक्ष थे, लोकसभा जीते, विधानसभा हार गए। इस बार दावा हो रहा है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। किस आधार पर आप लोग दावा कर रहे हो? नया तो वेलफेयर स्कीम है। हाँ, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतने बड़े स्तर पे वेलफेयर स्कीम लेके आई है। रेवड़ी रेवड़ी नहीं, वेलफेयर स्कीम। रेवड़ी तो वो होता है कि कहा गया कुछ और किया गया कुछ, या कहा किया नहीं। हाँ। उसका फ्रेज बोलते हैं रेवड़ी। बहुत कंफ्यूजन हो गया है रेवड़ी को हमको लेकर। थोड़ा समझा दीजिए, रेवड़ी और इसमें क्या अंतर होता है जन कल्याण की योजनाओं में? रेवड़ी बांटना मतलब एक मुहावरे का अर्थ है कि आपने जो कहा वो किया नहीं। जैसे कह दिया पानी माफ, बिजली हाफ, तो ये रेवड़ी हो गई। अब दिल्ली का हर आदमी सोचता होगा हमारा पानी माफ हो जाएगा। दावा करना रेवड़ी नहीं है। नहीं, अगर हम स्कीम बनाते हैं और डिलीवर करते हैं तो उसको रेवड़ी नहीं कह सकते आप। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आजकल गली गली क्या चल रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और वही कहती है जो कर सकती है। सर, हमको तो PM मोदी का बयान आता है जिसमें कहते हैं कि देखो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ जाओ। आप लोग 80 करोड़ रेवड़ी लोगों की कल्चर। योजनाओं को भी रेवड़ी नहीं मानते थे। अब बीजेपी भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल वही हो गई है कि अगर आम आदमी पार्टी, एक उदाहरण के तौर पे कहूं कि अगर वो तिलक लगा रहे तो आप लोग भभूत लगाने को तैयार बैठे हैं कि ये चुनाव जीत जाना है। नहीं, मैं शुभंकर जी बताऊं, मैं पूरे देश के लोगों का एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। फ्री का कभी बीजेपी ने विरोध नहीं किया। इफ पक्का यू हो? कैन प्लीज डू। हमसे ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा फ्री देने वाला कौन है? 4 करोड़ 28 लाख को फ्री घर दे दिया, आवास दिया,
गरीबों को, हमने 12 करोड़ को फ्री शौचालय बना के दे दिया, हमने 55 करोड़ को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज गरीबों को दिया। हमसे ज्यादा फ्री देने वाला तो कोई हो ही नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा फ्री देने वाला कोई नहीं रहा। भारत के इतिहास की पहली पार्टी बन गई जिसने जातिगत आधार पर 1000 रुपया देने का ऐलान कर दिया। जातिगत आधार पे? हाँ, वो कौन सा? अभी का ऐलान है, आपके मैनिफेस्टो रखा है सर। अनुसूचित जाति। हाँ, अनुसूचित जाति में फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। सबने उनके साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली इकाई नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनको जो वादा की है वो करके देंगे। हम पूरे देश में अनुसूचित जाति समाज के लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं। एक यही दिल्ली है जहाँ पे छात्रवृत्ति कह के नहीं दी गई, 5 लोगों को दी गई। आप सोचें कि 28 करोड़ का प्रचार होता है और 5 लाख रुपया पूरे 10 साल में 5 लोगों को दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इसको कहती है रेवड़ी कल्चर, वेलफेयर स्कीम। और मैं और भी क्लियर कर दूं आपको कि हमारे देश के गृह मंत्री जी भी इस बात को कहे, आपके बजट का, जिस भी स्टेट का बजट हो, उसका 8% आप वेलफेयर स्कीम में दे सकते हैं। कितना परसेंट? 8%। 8%। तो उसका हम वेलफेयर स्कीम में दे सकते हैं। और बीजेपी की अच्छी बात क्या है कि देखिए, हम 2023 का जो चुनाव था ना छत्तीसगढ़ का, उससे पहले हम कैश देने के लिए कहीं भी बात नहीं करते थे। पहली बार हम छत्तीसगढ़ से शुरुआत किए, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। और इसलिए किए क्योंकि कांग्रेस ने कह के नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह के नहीं दिया, हमने उस पर वर्कआउट किया। यस वी कैन। फिर हम छत्तीसगढ़ भी दे रहे हैं, हम अब महाराष्ट्र भी दे रहे हैं, हम हरियाणा भी दे रहे हैं। तब हमने कहा कि दिल्ली को हम 2500 रुपये, और देखिए ये ईमानदारी देखिए बीजेपी की कि हम लिखते हैं कि बीजेपी दिल्ली के प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया देगी। आप आम आदमी पार्टी का पोस्टर उठाइए, आप कांग्रेस का पोस्टर उठाइए, ये गरीब और ये कैटेगरी नहीं बताते हैं वो, क्योंकि उनको करना नहीं है। एग्जाम्पल इज पंजाब एंड दिल्ली। आज भी मैं अपने जहांगीरपुरी में एक महिला को मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई कोई बहन ऐसी है जिसका 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन हुआ, 25 लोगों ने हाथ उठाया 1000 की सभा में। और जब वहाँ पे मंच पे आई, उनका नाम सुनीता था, उन्होंने कहा हम भरे थे 1000 रुपया के लिए लेकिन मिला नहीं हमको। तो जो आम आदमी पार्टी, उसको सिर्फ कहना है, बोल देना है, जमुना जी साफ कर देंगे, रेवड़ी बांध आएंगे सर, आएंगे। अब एक बार सबको शामिल कर लेते हैं, फिर आराम से खुलकर खेलेंगे। बांसुरी, लेकिन मेरे मन में फिर सवाल आता है, जैसे आप नई पीढ़ी से हो जी, फिर बीजेपी अलग कैसे है? अगर आप सब कुछ कंपटीशन कर रहे हो कि ये 2100 दे रहे हैं, हम 2500 दे रहे हैं, आप ये दे रहे हो, हम बढ़कर दे रहे हैं, वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम शाम को 4 बजे कर देंगे, तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? मैं आपको बताती हूँ। और एक और सवाल आपसे ऐड कर देता हूं, जो बात उन्होंने 1000 वाली कही जी, आप ही की पॉलिटिकल पार्टी का नारा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कि बीच में ये अलग से 1000 कहां से आ गया? आप भी कर सकते थे कि भाई कैटेगरी मत बांटिए, जिस बच्चे को जरूरत हो उसको दे दीजिए, बट आपने पर्टिकुलर किया, तो ये या तो कवर अप था वो जो अम्बेडकर जी को लेकर हुआ, या आपको आम आदमी पार्टी से डर लग गया कि उन्होंने कहा कि फ्री दे रहे एजुकेशन। बिल्कुल, दोनों सवालों का जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपने पूछा कि डिफरेंस क्या है। हाँ, डिफरेंस फिलॉसफी में है, क्योंकि मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। आपने जो मनोज भाई से सवाल पूछा, उस पर थोड़ा सा मैं भी प्रकाश डालना चाहूँगी, वही डिफरेंस दिखाने के लिए। रेवड़ी यानी डोल की आप बात कर रहे हैं, और जन कल्याण में क्या अंतर है, एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे संकल्प पत्र में हमने ये संकल्प लिया है, वो बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने वाले, मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम लेते हैं, उनको 15,000 रुपये की आर्थिक मदद होगी। उनके एप्लीकेशन की फीस भाजपा की डबल इंजन की सरकार भरेगी, और ये भी कि उनका टू एंड फ्रो यानी 2 तरफ की यात्रा की आर्थिक मदद भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार दे रही है। ये डोल नहीं है, क्योंकि आप उस बच्चे के भविष्य में निवेश कर रहे हैं। ये एक बार की बात है जब आप उस बच्चे की मदद कर रहे हैं। डोल तब होता है जब आप एक्सचेकर पे किसी तरह का बोझ डालते हैं। अब मैं आपको आयुष्मान भारत का उदाहरण देना चाहती हूँ। आयुष्मान भारत में हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं।
आप एक जिम्मेदारी ओट रहे हैं अपने देश के नागरिक की। और ये इसमें जो सीनियर सिटीजन्स वाली जो बात है, जो वे वंदन कार्ड की बात है कि 70 बरस से बड़े, वो चाहे किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे वो सेवा बस्ती में रहते हो, चाहे बंगलों में रहते हो, उनका जिस दिन से 70 बरस का उनका जन्मदिन है और उनकी आखिरी श्वास तक 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त इलाज, वो हेल्थ इंश्योरेंस की गारंटी भाजपा की डबल इंजन की सरकार ले रही है। रेवड़ी की बात तब है जब आप, जैसे केजरीवाल जी, बहुत विनम्रता से कहूंगी, रात को सोते हैं, निद्रा में जो स्वप्न आता है सुबह उठ के केवल घोषणा कर देते हैं और नियत नहीं है उनकी उसको पूरा करने की, और करेंगे भी कहां से। 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है। डेफिसिट का अर्थ क्या है शुभांकर जी? कि इन्होंने प्रावधान ही नहीं करे कुछ ऐसे खर्चों के जिनको इनको यहां पर 1 दशक से सत्ता भोग रहे हैं, इनको पता होना चाहिए था कि उन खर्चों का प्रावधान करना चाहिए था। 3 मुख्य खर्चे आपको बताती हूं। सबसे पहले, नालों की सफाई के खर्चे का प्रावधान नहीं करा बजट में, कोर्ट प्रेमिसेस को इंप्रूव करने का प्रावधान नहीं करा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का प्रावधान नहीं करा। और हुआ क्या? मॉनसून में 2 बूंद बारिश पड़ी, दिल्ली में इस साल 62 लोगों ने अपनी जान खो दी। डिफरेंस ये है, मोदी जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। और इतना मैं आपको बता दूं, बाकी पार्टीज का होता है मैनिफेस्टो, भाजपा का होता है संकल्प पत्र, क्योंकि हम जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक लेके जाते हैं। आपका दूसरा सवाल एक बार जरा काउंटर कर देता हूं मैं, क्योंकि वरना लोग कहेंगे आप काउंटर नहीं कर रहे थे। आपको जब कह रहे थे आप सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था जी, बट ये सवाल क्योंकि मैंने वहां भी पूछा था केजरीवाल जी से, और मेरा काम है कि वो सवाल मैं आपको भी काउंटर करूं जो वहां से काउंटर आए थे। कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्जे में नहीं है? और दूसरी बात जो आपने कहा कि संकल्प वाली बात, मनोज जी यूपी बिहार से आते हैं, कई राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर ये ऐलान क्यों नहीं हुए, वहां पर ये सारी चीजें कंप्लीट क्यों नहीं हुई? ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि अगर आपने कहीं डिलीवर किया हो तो आप उसको पैरामीटर रख दो। बिल्कुल। आइए दोनों बातों का जवाब देती हूँ। सबसे पहले, ये संकल्प वहां पे क्यों नहीं लिए? क्योंकि दिल्ली जर्जरा गई है 1 दशक में। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, हेल्थ, ये वो मूल सुविधाएं हैं जो पूर्ण तरीके से केवल और केवल केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन आप उठाकर देख लीजिए दिल्ली की आज क्या दुर्दशा हो गई है। एक एक व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली को आपदा ने घेर दिया है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है। जब एक बच्चा वीक हो जाता है तो उसको सुदृढ़ करने के लिए थोड़ी ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए दिल्ली के लिए ज्यादा यहां पर राज्य का पैरामीटर दोगे आप? मैं आपको बता रही हूं, जैसे हरियाणा में जरूरत नहीं है। हरियाणा में ये संकल्प इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को खोल के देख लीजिए, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को खोल कर देख लीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। वो तो कहते हैं कि उनके स्कूल ज्यादा बेहतर है दिल्ली के। आज ही उन्होंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं। 1.5 लाख बच्चे क्लास 9th में इन्होंने फेल, तो मेरा ही सवाल आप पूछ रहे हो। 1.5 लाख बच्चे इन्होंने फेल कर दिए। आपने जो सवाल पूछे, क्षमा करिएगा, वो कहां से आए? वो जनता की तो आवाज थे ना जिन्होंने आप उठाई। इसका मतलब जनता का मानस था ना, जिसको आपने यहां पर परिलक्षित करा। ठीक है, वहां भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, यहां भी निभा रहा हूं। हालांकि आपने जवाब नहीं दिया कि कौन सा राज्य है जो कर्जे में नहीं है। नहीं, उसकी वो कह रहे हैं कि हम फ्री भी दे रहे हैं, लेकिन बाकी राज्य तो नहीं दे रहे, वो भी कर्जे में है। नहीं, मैं इसका बता देती हूँ। आपने कहा कौन सा राज्य कर्जे में नहीं है, लेकिन दिल्ली का कर्जा जो है उसके मैं 3 उदाहरण आपको देती हूँ, इनफैक्ट 4 देती हूँ। एक आंकड़ा तो मैंने आपके समक्ष रख ही दिया कि 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में लाके खड़ा कर दिया है। आपको याद होगा, खड़े होके बहुत सार्वजनिक तौर पर केजरीवाल जी ने बहुत बड़े बड़े दावे करे थे, पैसा बहुत है, सरप्लस बहुत है। दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने, जो 2013 में प्रॉफिट में था, 73,000 करोड़ 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाके रख दिया। इसी तरह रेगुलेटरी एसेट्स, जो ये बिजली की बात करते हैं, उसमें मैं आपको बता दूं, टैरिफ पॉलिसी बहुत क्लियर है। रेगुलेटरी एसेट्स, ये जो आप करते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत रेयरली करनी चाहिए, केवल तब करनी चाहिए अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी हो। कोविड का काल आप छोड़ दीजिए, जरा केजरीवाल जी मुझे बताएंगे कि 1 दशक में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि इनको रेगुलेटरी एसेट्स की प्रैक्टिस दिल्ली में लागू करनी पड़ी? यू विल बी शॉक्ड।
21,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने दिल्ली पे रेगुलेटरी एसेट्स में लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ जो डिस्कॉम से पैसा लेना था, एंड माइंड यू वो पैसा दिल्ली की जनता का पैसा बनता है, जो डिस्कॉम से पैसा इनको लेना था वो 26,000 करोड़ रुपया इन्होंने अभी तक वसूला नहीं है। ये जो आंकड़े मैं आपको दे रही हूं ना, दे आर नॉट merely statistics, they are responsibility। ठीक है, हालांकि इन आंकड़ों को वो क्लियरली डिनाई करते हैं। वो कहते हैं ऐसी सीएजी की रिपोर्ट 10 हम भी दे सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए कोर्ट के कहने के बावजूद भी अभी तक सीएजी की रिपोर्ट को इन्होंने विधानसभा के पटल पे नहीं रखा। ठीक है, कमलजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली बीजेपी पर एक बहुत आरोप लगता है कि कार्यकर्ता कम है, नेता ज्यादा है। हर नेता जो है आपस में सिर्फ उटव्वल किया रहता है। एक एलिगेशन आप पर ये बहुत ज्यादा आता है। दूसरा, सांसदों में तो आप बार बार जीतते रहते हो, इस बार चुनाव अलग कैसे है? जितने 3 लोग के दावे सुनाई पड़े, मुझे ऐसा लग रहा है कि तो आप जीत रहे हो, 3 लोगों को सुनकर लग रहा है। तो क्या अलग है? पहले भी आप जीत रहे थे लोकसभा, और ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है। सबसे पहले आपने जो नेता की बात कही, मैं उस पर आना चाहूँगी। नेता कौन होता है? जो समाज को एक मार्गदर्शन दे, जो समाज को लीड करे, वहाँ पर समस्याओं के बीच में जाकर खुद को खड़ा करके उन समस्याओं के बीच से रास्ता निकाले। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीन का कार्यकर्ता है। उसे आप कोविड में भी खड़ा हुआ देखेंगे, उसे कंसंट्रेटर के लिए लड़ता हुआ देखेंगे, वो उसे गरीब की मदद करते हुए देखेंगे। अगर पड़ोस में 2 ग्रुप में झगड़ा हो जाता है तो आप उसे सुलझाते हुए देखेंगे। 10 फोन हमसे के पास आते हैं इस तरह के, जब हम फैमिली इश्यूज़ को जाके समझाते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता बन जाता है, क्योंकि वो लीड करता है समाज की समस्याओं को लेकर। तो ये हमारी एसेट्स है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे आपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया तो बार बार एलिगेशन ये आया कि एक आदमी के नाम पर सहमति नहीं बन सकती है, सिर्फ उटव्वल बचाने के लिए बीजेपी ने कर दिया। ये देखने का अपना अपना नजरिया है। आप उसे 6 देख रहे हैं, मैं उसे 9 देख रही हूँ। हमारा है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है। बाद में जो हमारे विधायक बनेंगे, एज पर रेशो, एज पर एरिया, जो भी एक हमारा आपस में उनके साथ बैठ के इक्वेशन बनेगा, हम उसको कर लेंगे। कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है हमारे बीच में। और जो बैठे हैं सामने आज, उनके बीच में तो फैसला है नहीं। आपका ही क्वेश्चन उनसे पूछा था, तो आप कैसे बनेंगे? अब वो कमाल की बात है। ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को अगर वो साइड में करके वो बनेंगे तो उन्हें रोक कौन सकता है? लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो है वो चेंज जाएंगे, कंडीशन चेंज होंगी। कोई बात नहीं, कंडीशन तो चेंज होंगी जब वो अंदर जाएंगे, जब पूरा केस होगा। आपको कैसे पता अंदर जाएंगे? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि उनके दोस्तों ने जो सबूत दिए हैं, हाँ। उनके फ्रेंड सर्कल ने, जो कि उस ग्रुप में उनके साथ मिले हुए थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और विद एविडेंस दिया है। एविडेंस अपने आप में प्रूफ होगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ मैम, इस आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया मुझे। आम आदमी पार्टी ने मुझसे एक बात कही, कहा कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो पहली पार्टी है जिसके टॉप 5 में 4 नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। कोई 18 महीने, कोई 17 महीने, कोई 16 महीने। कह रहे यार ऐसी दुश्मनी तो बीजेपी वालों की कांग्रेस से भी नहीं थी, सपा से नहीं थी, बसपा से नहीं थी, आरजेडी से नहीं थी। आम आदमी पार्टी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई बीजेपी को? हमारा सवाल भी यही है। एक खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाले लोग इतने ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, हमारा सवाल भी यही है। ये तो कहकर आए थे, हमारे ऊपर एक आरोप कार्यकर्ता पे लग गया तो उस कार्यकर्ता को निकाल देंगे। और ये जब आरोप लग गए थे तो आप साइड में होकर जांच कराते। जो आज डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस इनके फ्रेंड सर्कल ने दिए हैं, उनको सामने लाते, उनको प्रूव करते। लेकिन समय लगता है। इनका जो भी दिया गया डॉक्यूमेंट वो प्रूव होगा और जेल में तो ही जाएंगे ही। तो मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन सकते हैं। अब आपने दूसरा सवाल, ये आप श्योर हो कि वो जेल जाएंगे? फिर देखिए, मैं श्योर इसलिए वो कहेंगे कि आपकी मिली भगत है ईडी से। भाई साहब, उनकी जिनसे मिली भगत थी उन्होंने उनका भांडा फोड़ दिया। अब जिनसे मिली भगत थी उन्होंने भांडा फोड़ दिया, तो अब तो कौन बचा सकता? ठीक है योगेंद्र जी, अंबेडकर जी को लेकर बड़ी चर्चा हुई है, दलितों को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। प्रैक्टिकली बात सच भी है कि 16-17% आबादी दिल्ली में दलितों की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात हो गई। ये जो ऐलान हुआ पहली बार ऐतिहासिक, जिसको हमने कहा कि भाजपा ने एक नया शिलापट रख दिया कि अब जातिगत आधार पर भी पैसा बटेगा, ठीक है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी या ये उसका कवर अप था, वो जो अमित शाह जी वाला बयान वायरल हो गया था? नहीं, अमित शाह जी का बयान कोई वायरल नहीं हुआ। वो तो जानबूझकर उनकी शरारत है। आरक्षण की जहाँ तक बात है और ये डॉक्टर अंबेडकर की जहाँ तक बात है, डॉक्टर अंबेडकर को चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे आम आदमी पार्टी, डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाने से डॉक्टर अंबेडकर के वो अनुयायी नहीं बन सकते। कांग्रेस पार्टी ने भी डॉक्टर अंबेडकर जी का जितना
सम्मान करना चाहिए था उनका अपमान किया है। डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा के सदस्य ना बन पाए, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में 2 बार जाते हैं। जो व्यक्ति संविधान का निर्माता है, जो व्यक्ति अंतरिम सरकार के अंदर लॉ मिनिस्टर है, और वो व्यक्ति की जो सोच है, उस सोच को उस समय उन्होंने भी कहा था कि कश्मीर में धारा 370 नहीं लगनी चाहिए, और धारा 370 का विरोध उन्होंने किया। तो 2 व्यक्तियों ने अगर पार्टी अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ये बात कांग्रेस पचा नहीं पाई। ये चले कांग्रेस की बात, आपकी लड़ाई किससे, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से? नहीं, देखिए, हमारी लड़ाई तो हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। और कांग्रेस बराबर है। मैं बताता हूँ, 2013 में यही अरविंद केजरीवाल थे जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाई। उन्होंने कह रहे थे हम कांग्रेस से समझौता नहीं हमने करेंगे। पूछा ये सवाल उनसे, तो उन्होंने कहा कि जनता के बीच में हम गए, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जोड़ लो। नहीं, वो सत्ता का उनको लालच था, सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते थे, अनार्किस्ट व्यक्ति हैं। और उन्होंने, एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार गलती 2024 के चुनाव में क्यों समझौता किया था 4 और 3 सीटों का? ये सत्ता के लालच के अंदर अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है। मैं बहुत जगह अब मैं सर एक सवाल मैं कर लेता हूं अम्बेडकर जी का, क्योंकि आपने जिक्र किया है। जनता के सवाल, इतिहास तो हम सब ने पढ़ा भी है, और इलेक्शन में अगर इतिहास पे जाऊंगा तो लोग मुझे गाली देंगे कि मुद्दों पे नहीं आए। अम्बेडकर जी का एक कोट मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा टच कर गया था कि वो आपको सब कुछ फ्री में देंगे सिवाय शिक्षा के, क्योंकि शिक्षा सवाल पूछने का अधिकार देती है। और ये मैं बड़ा टच हो गया इससे कि यार कितनी गहरी बात ये है। जितनी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आपको लग रहा है ये अंबेडकर जी की बात मान रही है, या वोट के लिए सब दलितों को लुभाने के लिए ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, बस वोट दे दो? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कही थी, और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कहते थे, शिक्षा और स्वास्थ्य ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बात है, इस पे मैं भी सहमत हूं आपसे, फ्री होना चाहिए। हाँ। ठीक है जी। लेकिन जिस प्रकार की आवश्यकता है, दलितों को जिस प्रकार से मुख्य धारा से पीछे रखा गया, तो उनको कहीं ना कहीं बराबरी का दर्जा तो दिया जाएगा। अगर आज डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षण है, इसलिए आज मैं लोकसभा का सांसद बना हूं, अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं लोकसभा का सांसद नहीं बन सकता था। मेरा ये कहना है कि अनुसूचित जाति के लिए केवल डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लगाकर और उनका अपमान करने का काम जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी करती है। दूसरा चित्र उन्होंने जो है हमारे शहीद भगत सिंह जी लगा रखा है। शहीद भगत सिंह जी का जो था उनका देश के प्रति योगदान, और इनका श्रीमान केजरीवाल साहब का करप्शन, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, झूठ, महाठग, इतना होने के बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का और भगत सिंह जी का चित्र हटना चाहिए, और या तो उनके कामों, उनके कार्यों पर चलें, उनकी बात पर चलें, ये तो चित्र हटा दें। पॉलिटिकल पार्टी बताओ जो चोर नहीं है, जिसमें चोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एक भी चोर नहीं है। एक भी व्यक्ति के ऊपर, मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, और एक भी सांसद 2014 से लेकर आज तक एक भी आरोप कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर लगा नहीं पाया है। राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चाहे कितने से कितना बड़ा नेता हो। ठीक है, मैं आपको सोशल मीडिया वालों के हवाले कर रहा हूं, वो आपको सही गलत दे देंगे। अब ये ओपन फोरम है, अगर आप में से जिस व्यक्ति को जवाब देना हो आप हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि अब 5 के लिए सवाल है। पहला सवाल तो यही है सर कि इस बार बीजेपी के मुद्दे बदले क्यों? क्योंकि इससे पहले चुनाव जब होते थे तो जो बीजेपी कोर इश्यूज है, नेशनल इश्यूज है, अक्सर वो डोमिनेट करते थे। इस बार बीजेपी बिल्कुल आम आदमी पार्टी के रंग में है। आप में से जो जवाब देना चाहें। पार्टी के रंग में क्या है, 10 साल में एक सरकार का शासन देखा। दिल्ली राज्य का चुनाव, स्ट्रेटजी तो चेंज की ना सर आपने अपनी? दिल्ली राज्य का चुनाव है। एक आदमी जो मुख्यमंत्री बन के यहाँ बैठा है, अगर वो दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप सत्यापित हो रहे हैं और हर विभाग में घोटाला हो रहा है, तो उसकी चर्चा दिल्ली में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जैसा अभी बांसुरी ने कहा कि 62 लोग मर गए सिर्फ 15 मिनट की बारिश में। कौन उनकी हत्या, वो हादसा नहीं है, हत्या है, कौन है उसका जिम्मेदार? क्लासरूम की बात, शिक्षा की बात करते हैं, 1300 करोड़ का घोटाला सिर्फ कमरों में, 1300 करोड़ का। मतलब आप कोई एक विभाग उठा लीजिए, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, तो हॉस्पिटल बनाने में इतना उसमें एस्केलेशन कर दिया कि वो 400 करोड़ पे पहुंच जाता है। शराब का घोटाला, कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा होता है जी जो एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देता है? हमने तो किसी हिंदुस्तान में सुना नहीं कभी। लेकिन कोविड में जब लोग मर रहे थे, ये शराब की नीति बनाने में लगे हुए थे।
कोविड में जब लोग मर रहे थे, ये शीशवेल बनाने में लगे हुए थे। शराब से सारे स्टेट पे सर पैसा शराब से ही आता है सर मुझे सबसे ये ज्यादा बता, पैसा। आता है सरकार की इनकम का साधन हो सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल सच बात है। ये बात तो भी कई सारे कॉन्सर्ट्स में एक्टर्स ने भी उठाई थी कि हमको कहते हैं कि शराब पे गाने मत बनाओ, और सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो शराब से पैसा लेती मैंने है। इसलिए कहा ना कि एक राज्य बता दीजिए जो ये कहता हो कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री ले जाओ। मतलब नहीं है, क्यों पैसा कमाना है, कैसे कमाना है उसकी छोड़िए। मतलब मुझे हर हालत में पैसा मुझे नहीं पता इस आदमी को पैसे की इतनी भूख क्यों है। और एक नहीं, मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूँ, 10 उदाहरण। मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य का विषय, अभी बात करें कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। 65,000 नकली टेस्ट बना दिया आपने। एक ही आदमी के 18,000 टेस्ट हैं, एक ही आदमी के। इतनी तो शरीर में बीमारियां नहीं होती। आप गए थे मोहल्ला क्लिनिक कभी? मैं कभी नहीं गया जी, मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि जब भी देखते हैं वहाँ कुत्ते या गाय बंदी होती है। तो कहते हैं कम दवाइयाँ मिलती हैं, छोटी टिकियाँ मिल जाती है। ग्रेटर कैलाश में का 3-3, अभी हमारे पॉडकास्ट में हमने एग्जाम्पल दिया था कि 3-3 बनाए और बड़ी अच्छी है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अभी नहीं गए कभी मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, मैंने जाने की कोशिश की। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब थी, मैंने एक लोकेशन देखी। मैं सेक्टर 19 में रहती हूँ, तो नियरेस्ट लोकेशन सेक्टर 22 की दिखाई। तो मैंने गूगल पे उसको टैप किया, मैं वहाँ पे गई। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे झाड़ी झूड़ी हटा के, थोड़ा एक गेट पे लॉक लगा हुआ था, फिर मैंने थोड़ा अंदर झांकने की कोशिश की तो पोर्टा कैबिन पे मोहल्ला क्लिनिक लिखा हुआ था। तो मैंने कोशिश की, पर मेरा दुर्भाग्य था कि वो स्थान तक मैं पहुंच नहीं पाई। पक्के बीजेपी नेता नहीं, उसमें ये भी है, आप गलती ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली में एक भी अच्छी मोहल्ला क्लिनिक नहीं होगी। ये मेरे पड़ोस की मैं जाऊंगी ना, मेरे को बुखार होगा। मनोज जी भी मुस्कुराने लगे इधर सुन के। शिवांगी जी बताइए, मुझे बुखार है तो मैं पड़ोस में ही तो जाऊंगी। वो आप सेक्टर 22 जाऊंगी। एक्सपीरियंस ऐसा रहा। नहीं, पर मैं आपको बता रही हूँ, गलती से भी संडे को मत बीमार पड़ना। मोहल्ला क्लिनिक संडे को बंद होता है, और हाँ, दिन में दोपहर को 2 बजे के बाद नहीं बीमार पड़ सकते, वो तब भी बंद होता है। आप भी गए थे? हाँ, मैं नियरेस्ट पे गई थी। मुझे इसमें कहना है, बांसुरी जी तो पार्षद नहीं बनी, मनोज जी भी नहीं बने, तो सीधे एमपी नेता है। मैं और कमलजीत जी पार्षद रहे हैं। आप लोग हम पार्षद रहे हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे दे रहे हो, ताने के तौर पर? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, तुम कुछ नहीं बने। मैं बताना चाहता हूँ ये मुझे बता रहे तुम। सीधे मौका मिल गया। मैं बताना चाहता हूँ। एक कलाकार थे, एक की मम्मी बड़ी दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरी, दिल्ली नगर निगम के पॉलीक्लिनिक, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी जो बिल्टअप है, जहां पर डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, और ये केवल मोहल्ला क्लिनिक अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रेंट के रूप में, सरकारी लैंड पर कब्जा करने के रूप में, और वहां पर केवल मात्र कोई दवा देने के अलावा, या जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं टेस्ट, एक एक व्यक्ति के इतने टेस्ट, क्या वहां पर किसी का बुखार देखने के अलावा कोई काम हो सकता है तो क्या? 3-4 बार सरकार कैसे बन गई उनकी फिर, अगर इतना बेवकूफ बना रहे थे? देखिए, अब सरकार, लोग समझ भी तो गए, 67 सीट पा गए, 62 सीट पा गए। लोग अब समझ भी गए हैं। अब लोग कौसंबी का रास्ता भी दिखाएंगे। शिवांगी जी, आपने मूल प्रश्न पे आते हैं। आपने कहा कि हमने अपनी चीजें बदली क्यों? देखिए, आप समझिए, एक व्यक्ति अचानक आता है और वो कहता है मैं व्यवस्था बदल दूंगा, और बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन। अब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, मैंने फ्री एजुकेशन ली, मैंने कभी कोई फीस नहीं दी। मेरे पड़ोस में दीनदयाल उपाध्याय जो हॉस्पिटल है वो था, मैंने नीली दवाई चोट लगने पे वहीं से ली, पर मैंने कभी कोई पैसा नहीं दिया। जब ये बोर्ड लगे पूरी दिल्ली में, तो लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल में बोर्ड लगा दिया, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ। लोगों ने सोचा ठीक है, नॉर्मल ही तो है। लेकिन इसने पूरी भारत के अंदर फिनलैंड तक एडवर्टाइजमेंट करके ऐसा बना दिया जैसे कोई नया चमत्कार हो गया। अब देखिए, 93 to 98 हमारी गवर्नमेंट रही, हमने राजकीय प्रतिभा विद्यालय खोला। वन ऑफ द फाइनेस्ट मोड था वो, बच्चों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे हैं उनको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। हमने उस टाइम पे बुजुर्गों को पेंशन दी है, हमने राशन कार्ड बनाए। यानी जिन कामों का हम सोचते थे कि करना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको गाना नहीं चाहिए, इसने तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गाना नहीं, पूरी रील बना के चला दिया। देखिए, तो हमें लगा, कमल जी, रील बनाने के साथ साथ 2012 का दिल्ली सरकार का सिर्फ बजट उठा लीजिए प्रचार का, और 2022 का उठा लीजिए, 4273% बजट बढ़ा है। 4273% बजट सिर्फ इस बात के लिए इंक्रीज हुआ है कि कैसे मैं अपना चेहरा चमका सकूं, कैसे झूठ बोल सकूं। खैर देखो, ये सवाल मैंने पूछा था, मुझे डेटा भी याद है, 12.5 करोड़ रुपए शायद शीला दीक्षित जी के टाइम में थे,
और मैंने आखिरी 5 साल का 1,000 करोड़ का ये सवाल पूछा था उनसे, तो उनका जवाब जो मेरे पास आया था वो ये था कि आप मध्य प्रदेश से कंपेयर क्यों नहीं करते, आप यूपी से कंपेयर क्यों नहीं करते, आप एक बार उठा के देख लो कि वहां पर कितना एड में खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश और यूपी की राज्य की एक बार सीमा देख लीजिए, 70 विधानसभा सीटें और कहाँ 250 विधानसभा सीटें। मैं उनके बजट पर नहीं जा, दिल्ली का बजट देख लीजिए, मध्य प्रदेश का, यूपी का बजट देख लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर दिल्ली पे कह रहा हूँ, अगर 4273%, वो भी मुझे जहाँ तक ध्यान है 2021 या 22 का मार्च का महीना है, 200 करोड़ रुपए पर ईयर वो खर्च करते हैं। एक महीने में 125 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और एक महीने में ज्यादा खर्च किए थे। 31 मार्च से पहले पहले खर्च करने हैं। तो मतलब अगर ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवेज पे लग जाता, डेवलपमेंट पे लग जाता, तो दिल्ली आज वो दिल्ली नहीं होती जिसके लिए हम परेशान हो ठीक रहे है, हैं। बात सुनिए आपका मनोज जी, तो क्या बिना फ्रीबी के आपसे जीतना नामुमकिन था? मुझे यही समझ में आ रहा है। हमने फ्री भी नहीं दिया है, ये स्कीम हमने पहले 93 to 98 भी दी है, इस बार सिर्फ बोल कर दी है। आप हमारा उस टाइम का कार्यकाल उठा लीजिए, आप देखेंगे। मैं आपको मतलब वही बता मैं कह रहा हूं, इस बार बोलना मजबूरी था, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, क्योंकि वो झूठ इतनी बोल रहा था कि सच को भी बताना पड़ा कि ये नहीं दे रहा है, ये होता ही है। हमने दिया है, हम दे रहे हैं, हम देंगे। अब वो डायरेक्ट चुनकर आए थे इसलिए उनसे पूछ लेते हैं। मनोज जी काहे डायरेक्ट चुनकर आ गए थे भाई आप? हाँ चलिए चाय पे चर्चा भी कीजिए। हाँ देखिए, दिल्ली में ना एक बड़ी गली गली में बातचीत चल रही है कि यार बहस बहुत हो गया, वो झूठ बोलते बोलते थक गया, हम उसका जवाब देते देते थक गए। अब 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के 5 साल के लिए देखेंगे। ये दिल्ली के गली गली में, हाँ ये जरूर होता है कि लोगों को वेलफेयर स्कीम एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, और ऐसा नहीं कि हमने ये स्ट्रेटजी दिल्ली से स्टार्ट की। ये स्ट्रेटजी हमारी इसके पहले कई राज्यों में हमने शुरू भी किया, उसको एग्जीक्यूट भी किया, अब दिल्ली में करने ठीक, जा हम आपसे थोड़ा सा एक हीरो स्टाइल में सवाल पूछा। आपने वो पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन वाली, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दीवार देखिए आपने? हाँ, मेरे पास आज हम दीवार स्टाइल में एक सवाल पूछते हैं आपसे। केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया हमारे पास फ्री बिजली है 5,000 की, फ्री शिक्षा है 10,000 की, इलाज है 5,000 का, बस सफर 2,500 का, महिला सम्मान 2,100 का, जो होता है 25,000 रुपया महीना। आपके पास क्या है? मतलब आपके पास तो है, बीजेपी के पास क्या है? टोटल जोड़ेंगे तो मुश्किल से 950 रुपये का पड़ता है ये सारा? हाँ, ये जो 25,000 रुपये लिखे हो, जो गलत लिखे हैं आप, ये सब कुछ मिला करके 900-950 रुपये का पड़ेगा। उसका तो कैसे, थोड़ा समझाइए फिर, क्योंकि वो तो लिखे, बकायदा ट्वीट है आम आदमी पार्टी की पेज से, बिजली 5,000, शिक्षा 10,000, फ्री इलाज 5,000, बस सफर 2,500, महिला सम्मान 2,100 रुपया। हम एक झुग्गी बस्ती में बैठे, झुग्गी बस्ती में लोगों से पूछा कि बहनों आप लोगों को पानी कैसे मिलता है? बोलते हम खरीदते हैं। हमने बोला खरीदते हैं? बोले हाँ भैया हम तो खरीदते हैं। बोला कितना खरीदते हो? बोला 1 जार आता है, वो 25 से 30 रुपये का पड़ता है। कितना जार खरीदते हो? बोले 2-3 खरीदना पड़ता है। तो 3,000 रुपया तो पानी खरीदने के लिए झुग्गी वाले दे रहे हैं, 2,000 से 3,000 तक। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये वीडियो भी दे दूंगा, जो हमारे पास उनका वीडियो है। मुझे तो लगता है शुभंकर जी एक बार जाके झुग्गी में पॉडकास्ट करो। हम बहुत सुन लिए केजरीवाल को, बहुत सुन लिए मनोज तिवारी को, बहुत सुन लिए सबको। झुग्गियों की तो सुनो, कभी उन बुजुर्गों की तो सुनो जिनके पेंशन बंद हो गए 2018 के बाद। जरा उनसे पूछो जो गंदा पानी पीने से एक साल में 20-20 हज़ार लोग मर गए, स्लो पॉइजन की तरह मरे। इसलिए ये पता नहीं चल पाया कि ये मरे हैं। लगा कि अतड़ी खराब हो गई, लगा कि तबीयत खराब हो गया, पेट खराब हो गया, मगर कॉज ऑफ डेथ पोल्यूटेड वाटर। आपका तो इस समय बहुत लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आपने किसी दिन ये दिखा दिया ना, तो मनोज तिवारी को ये जो हम झुग्गियों में जो हम सुन के आए रहते हैं ना, हाँ जो वादा था टैप वाटर से पानी पीने का, अब उस पर क्या है? नहीं भाई, पानी आता ही नहीं।
25 की 30 की बोतल। और बहुत अच्छा होगा शुभंकर भाई, आप लोग क्या, आप तो बहुत साफ दिल के लोग हो। उसने, अरविंद केजरीवाल ने पूछा, हमसे पूछ लिया, हम पूछेंगे, आप उनसे पूछ लेंगे। नहीं, हमको दोनों साइड से जनता ने जो कहा वो हम पूछ ले रहे हाँ, जनता भी जनता तो अब तो बड़ी बात है ना कि सही में जिसको सुनना चाहिए उसको भी सुनने की आवश्यकता है। अब देखो, झुग्गी के जिस व्यक्ति को पक्का घर मिला, फर्स्ट क्लास का पानी का कनेक्शन, शुद्ध पानी, अरे हम आप तो पानी ऐसे ही पी के न बड़े हुए हैं। टैब खोला, गड़गड़ गड़गड़ गड़ डाला। दिल्ली को अगर ऐसा कर दिया, ये तो किए थे साहब, एक दिन गलती से चले गए डुबकी लगाने, कई दिन बीमार रहे, 4 दिन तो हॉस्पिटल में रहा, 15-20 दिन। बाल बाल बचे, उनको कहाँ उसके चक्कर में सुसाइड करने गए थे भैया। पहले तो ये बात। दूसरी बात कि इस दिल्ली के अतिथि शिक्षकों से बात करो, कोई बात नहीं कर रहा है। अतिथि शिक्षक 22,000 की संख्या में वो कार्यकर्ता बन गए थे इसके वादे के चक्कर में, आज वो नौकरी से निकाले गए। मुझे लगता है कि कुछ सवाल ऐसे आए होंगे, थोड़ा स्क्रॉल करना चाहिए हम लोगों को। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, आज हम गेस्ट टीचर को, हम इस फोरम से भी कह सकते हैं कि गेस्ट टीचर्स आप हमारी बीजेपी की सरकार बनने दीजिए। हम जैसे हरियाणा में अतिथि शिक्षकों के लिए फैसिलिटी लाए हैं, हम यहाँ भी करें। तो बहुत सारी चीज़ें ना शुभांकर जी, केवल हमारे लुटियन जोन की डिस्कशन बन के रह गई। नहीं, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर कि उन्होंने ये कहा है कि 25,000 बीजेपी आएगी, जाएगा। आप क्या ऑफर कर रहे हो कि जनता को आपको क्यों वोट देना चाहिए? नहीं, हमने तो इसलिए कहा है। शिकायत तो एक बात हो गई, अब जनता ये भी पूछेगी ना कि भैया आप शिकायत कर रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको चुन ले, तुम क्या दोगे? हमारे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो हम जब वादा करते हैं, हमारी सरकार न केवल मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी सारी, बल्कि हाँ, कुछ भी हो, अगर कुछ हो ढूंढेंगे टॉर्च से, माइक्रोस्कोप भी लगाएंगे। 25,000 आप भी दोगे? भाई साहब, हम तो जो 2,500 रुपया एक गरीब महिला को देंगे ना, उसी में जो भी सुविधा मिली होगी उससे वो डबल ज्यादा होगी। 21,000 रुपये गर्भवती बहनों को दे रहे हैं, गर्भवती 500 महिला रुपये को का सिलेंडर। और इस सब कुछ के पहले ये हमारा आप दे देंगे आपको, हम अमित शाह जी ने रिलीज किया है। और अमित शाह जी जो रिलीज करते हैं, मतलब वो कोई दाग नहीं लगा अभी सकता। तो आपका धर्म है कहना। कह रहे हैं कि बंद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा तथा इन योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। मनोज जी, 2 सवाल मेरा है, क्योंकि वो संकल्प पत्र आपका है, आपकी पार्टी सुबह से प्रचार भी कर रही है, सोशल मीडिया पर हमने पर देखा भी आपका है। एक सवाल रह गया। एक सेंसर में आ जाओ, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। अब आप आते हो बिहार से, बिहार में तेजस्वी जी अभी कह दिए माई बहन योजना 2,500 रुपया, प्रशांत जी कह रहे हैं बजट पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा वहां का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। वो तो 10 लाख नौकरी भी दे रहे थे तेजस्वी बाबू। हाँ, तो ये आप जो आपका गृह राज्य है या बाकी राज्य, वहां सब ये सब क्यों लागू नहीं हुआ? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना मनोज जी, देखिए, आप तो देश भर में घूमते हो। नहीं रहेगी, क्या है, कुछ लोगों की जुबान पे सरस्वती विराजमान होती हैं, हाँ, और कुछ लोगों की जीभ जो है ना, वो बड़ी लंबी होती है, 55-56 इंच की जीभ हो जाती है। कुछ लोगों का सीना 56 इंच का होता है। तब जेकर जीभिए 56 इंच के बाटे, ओकरा के हम कुछ नहीं समझा सकिले। ठीक। जवन मन करे तेजस्वी बाबू बोले, हमने जो बोला है वो हमारा लिखित, हमारे लिए ये ओनली गीता फॉर है। दिल्ली। हम हर स्टेट काय कि आप हमको बिहार में मिलोगे, अरे बहुत भैया, दिन जो नहीं, नहीं, हम नहीं, आपको नहीं, वहां भी नहीं, नहीं। लपेटेंगे। हम समय के साथ हाँ, हमने 10 साल में खजाने को इतना मजबूत किया है कि हम मजबूत करने का तरीका भी जान गए हैं। दिल्ली में जितना भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, उसके 10% में हम ये सारी चीजें दे सकते। बिहार में बीपीएससी वाला लड़का हमसे बहुत कह रहा है, जोर लगाइए, हम आपको वहां पकड़ेंगे। वीरेंद्र जी, अभी दिल्ली चुनाव, हाँ कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आपने बड़े फिल्मी स्टाइल से पूछा था सवाल, मनोज भाई ने जवाब नहीं दिया। हाँ, मैंने कहा था। मनोज, मैं बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल के पास शराब घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास शीश महल है, अरविंद केजरीवाल के पास शिक्षा का घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास स्वास्थ्य का घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास पैनिक बटन घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास जल बोर्ड घोटाला है, अरविंद केजरीवाल सड़क घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास घोटालों की बरसात है, और मेरे पास
मोदी है। तो किताब है, किताब में क्या है? ये मोदी है, की गारंटी है। मेरे पास मोदी की गारंटी है। और ये दिल्ली को डबल इंजन की सरकार, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मोदी का डंका पूरा विश्व मानता है। तो इसलिए मानता है कि भारत में हमने 10 साल में करके दिखाया है। मेरे को तीन बातें बताओ, बीजेपी को क्यों वोट दे कोई? मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में 10 सालों में मोदी के काम गिनवा देता हूँ। अगर मोदी नहीं, दिल्ली सेंटर के बता रहा हूँ। दिल्ली में आपने और हमने ब्लू लाइन बसें देखी हैं, डीजल के ट्रक देखे हैं, जो कमर्शियल व्हीकल यूपी से हरियाणा जाते थे। आज 70% से ज़्यादा व्हीकल ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जाते हैं। दिल्ली को प्रदूषण से, जितना आज विश्व की सबसे बड़ी प्रदूषित राजधानी है, ये जीने लायक नहीं रहती अगर ये दोनों एक्सप्रेसवे नहीं बनते। किसने बनाए? मोदी ने बनाए। द्वारका एक्सप्रेसवे किसने बनाया? मोदी ने बनाया। NH-24 मेरठ का एक्सप्रेसवे किसने बनाया? मोदी ने बनाया। प्रगति मैदान की टनल किसने बनाई? मोदी ने बनाई। भारत मंडपम किसने बनाया? मोदी ने बनाया। कर्तव्य पथ किसने बनाया? मोदी ने बनाया। यशोभूमि, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर किसने बनाया? मोदी ने बनाया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किसने बनाया? मोदी ने बनाया। तो फिर विधानसभा और नगर निगम दोनों क्यों हार गए आप? मेट्रो मैं बता रहा हूँ, मेट्रो किसने बनाई? मेट्रो का जो विस्तार हुआ, ये तो रिठाला का भी उद्घाटन किया चंदोलिया जी के, ये 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से, अपना शेयर ना देने की वजह से इतना डिले हुआ। रैपिड रेल, कोर्ट को कहना पड़ा अरविंद केजरीवाल जाके पैसे जमा कराओ, आज तक पूरे पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी चालू कर दिए न्यू अशोक नगर से। फिर नगर निगम क्यों हार गए आप? नगर निगम आप कहते हैं हारे, मैं बता रहा हूँ नगर निगम हारना और उसके बाद का जो परिणाम है, ये हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण है। मैं आज बता रहा हूँ आपको, हम लोग आज बता, मीडिया में जो हाइप बनी है 30 40 50, एक बार तो हम भी विचलित हो गए, यार काम तो हमने इतना किया, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर भी हमें अंदाजा था कि हम 130 135 तक पहुंचेंगे। 104 पे जाके रुके। 25 सीटें ऐसी थी जो 1000 वोटों से कम हारे, उसमें से 13 सीटें ऐसी हैं जो 500 से कम वोटों से हारे। सिर्फ अपने कार्यकर्ता को मनोबल हम नहीं बना पाए। लेकिन उसके बाद, हारने के बाद 2 साल में जो कूड़े के पहाड़ खत्म होने चाहिए थे, काम हमने शुरू किया था, मशीनें हमने लगाई थी, प्लांट अमित शाह लगा के गए थे, लेकिन उस काम का भी ढप्पा इसने बंद कर दिया, मनीष सिसोदिया ने, ये अरविंद केजरीवाल ने। और 3 पहाड़ थे और 6 पहाड़ और खड़े कर दिए वहाँ पर। तो लोगों को अब समझ में आने लगा कि चाहे निगम का शासन हो, चाहे दिल्ली सरकार का शासन हो, यहाँ तो चोरी भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल के माथे पे लिखा है कि हाँ मैं चोर। वैसे तो उस दिन हम लोग को दुख हुआ था एमसीडी हारने का, लेकिन बदवा में लगा कि बहुत ही सही हुआ। कूड़ा पहाड़ बच गया आपका। नहीं, दिल्ली की जनता ने कहा कि तुम लोग अब बहस मत करो, इसको सब दे दो और उसके बाद इसको बात करने दो, नहीं तो फिर वो एमसीडी पे ठीकरा फिर आप लोग जेल में डाल दिए उनको। वो कहते हैं कि 2 साल से जेल में बैठा है आप। बाप रे, जेलवे से तो चला रहे थे। हमने पूछा केजरीवाल जी से, क्या सीखा आपने? कहीं सीखने थोड़ी ना गए थे, जबरदस्ती भेज दिए थे लोग हमको। अच्छा, जेल किसने भेजा जी? जेल भेजा माननीय कोर्ट ने, निर्णय करती है कोर्ट, जमानत भी दिया कोर्ट ने। बीजेपी कहाँ से आ गई? अगर नहीं, सुनिए, अगर ये शराब की दलाली नहीं करता तो कौन सी एजेंसी पकड़ लेती इसको? अगर ये शीश महल नहीं बनाता तो कौन सी आप एजेंसी शीश जांच महल करती? जैसे आप जिक्र कर रहे हो, बात सुनिए मैं आप, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि यार शीश महल को हमने बीजेपी को चैलेंज किया, सौरभ भारद्वाज को भेजा था हमने कि जाओ जनता के लिए खोल दो। मैं तो कहता हूं उसे म्यूजियम बना दो, जाके दिखाओ कहां पर मिनी बार है, जाके दिखाओ कहां पर ऐसे आपने टॉयलेट लगाए हैं जो इतने सोने के टॉयलेट है। वो कहते हैं सब बीजेपी के एलिगेशंस है, ये आप लोगों ने फोटोशॉप AI का इस्तेमाल किया है, जो अंदर वीडियो डाला है, और अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बदनाम कर रहे हो उन्हें आप। CAG की रिपोर्ट है सर। वो क्या, मैंने यही पूछा था, वो कह रहे हैं 10 रिपोर्ट में दे सकता हूं। अच्छा नहीं, एक मिनट बात सुनिए, उन्होंने कब कहा आके देखिए राघव चड्ढा को? जब आचार संहिता लग गई, जब जांच शुरू हो गई, एजेंसीज ने उसको टेक ओवर कर लिया। जब तक अरविंद केजरीवाल जमानत से बाहर आए, वहाँ संजय सिंह जमानत से बाहर आया, शीश महल, मनीष सिसोदिया जमानत से बाहर आया, शीश महल, सत्येंद्र जैन जमानत में बाहर आया, तब शीश महल। तब क्यों नहीं दिखाया? तब दिखाते ना खोल के। जब आप अभी भी कह रहे हो कि वहां पर सोने के वॉशरूम है। अभी भी सोने के टॉयलेट सीट गायब हो गई हैं, 12 सीटें चोरी हुई हैं। यूपी में टूटी चोरी हुई थी, दिल्ली में टॉयलेट सीट चोरी हुई है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मतलब क्या आप अरविंद केजरीवाल पे कह रहे हो कि वो, मैं अरविंद केजरीवाल लैट्रिन को का पॉट खा टॉयलेट ले गए? सीट की चोरी बता रहा हूँ कि सोने की परत वाली अरविंद केजरीवाल ने वो 12 सीटें चोरी की हैं। मैं ये कह रहा हूँ। किसने चोरी की? अरविंद केजरीवाल जो वहां से गया, जो अपनी इन्वेंट्री खाली करके गया। अरविंद केजरीवाल के दिन आगे पॉट उठा के लेके भाग गए। क्यों नहीं लेके जाएंगे? अगर वहां रह जाते तो पकड़े नहीं जाते, फिर कैसे दिखाते कि कहाँ से लाए थे? और फिर दूसरा मैं कह रहा हूँ, PWD ने राइटिंग में दिया है, इन्वेंट्री पे 1 रुपया भी दिल्ली सरकार ने खर्च नहीं किया। तो फिर ये अय्याशी का जो सामान, पर्दे 50-50 लाख के कालीन, ये भी कह रहे हैं कि साधारण पर्दे लगे हैं, आप लोगों ने बदनाम करने के लगा दिया। मैं कह रहा हूँ वो म्यूजियम बनाने की बात करें, वो करप्शन का म्यूजियम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम इस म्यूजियम को खोलेंगे और लोगों को कहेंगे जाके देखिए कि कैसे आपके पैसे को बर्बादी से बर्बाद किया वहाँ गया है। मिनी बार, ये वो भी मिनी बार को भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने बदनाम करने लगा। कोई मिनी बार नहीं वहाँ पे। जाकुजी, सोना, जिम। सर सोने का वॉशरूम कैसा होता? मतलब नहीं, हमने भी वो सुना क्या, ही। वो भी कह रहे हैं मैं मोदी जी के घर का वीडियो बना दूं AI से निकाल के कि देखो यहाँ ये लगा है। वो वॉश बेसिन पे भी सोने की परत, गोल्ड प्लेटेड Gold plated। टॉयलेट सीट
अच्छा बाथरूम आप लोग उसे ओपन क्यों नहीं करवा दिया फिर? नहीं नहीं सर, वो तो सरकार, दिल्ली सरकार इनके करना है, इनको हम कहाँ से करेंगे? अभी तो एजेंसीज के हाथ में जांच चल रही है, उसकी तो सीबीआई जांच की भी। सर एजेंसीज का डॉक्यूमेंट निकल कर बाहर आ जाता है, सीएजी की रिपोर्ट आ जाती है, मीडिया को यही पता होता है किस अधिकारी को फोन करके वेरीफाई कर लेना है, तो वो क्यों नहीं दिख गया फिर? तो ये आज भी जो मीडिया पे आया, सोशल मीडिया पे, वो भी किसी आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार ने डाला। वीरेंद्र भाई सिंपल सी बात है कि जब वो थे और जब शुभंकर भी घुसना चाहते थे तो क्यों नहीं घुसाया? आप भी तो जाके देखना चाहते थे। आप देखिए सर, सोने का टॉयलेट देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनके लेकिन कुछ दिल्ली साथी की जो जनता आए हैं हमारे पास, वो हल्का सा बताते हैं कि हमको भी लिमिटेड एरिया में घुसने देते थे, अंदर नहीं जाने देते थे। स्वाति मालीवाल तो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कैलाश गहलोत की बात कर रहा हूँ, राजकुमार आनंद की बात कर रहा हूँ। देखिए मुस्कुराहट यहाँ पे। ये 2 नाम बताए उन्होंने, हाँ। वही बता सकते हैं। दोनों मंत्री थे भाई। स्वाति मालीवाल बीजेपी के लिए काम करी मनोज जी, या आप तीनों सबसे? देखिए स्वाति मालीवाल ने जो बात कह के दिल्ली को जो चरित्र दिखाया अरविंद का, मतलब मेरे लिए ना सारी बात एक तरफ, हमारी पार्टी में भी किसी से हमारी थोड़ी सी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब उसको घर में बुला के आ गई तो उसको हम पटक पटक के मारेंगे, उसको पीटेंगे एक महिला को। आप सोचिए महिला सुरक्षा की कैसे धज्जियां उड़ाई उन लोगों मनोज जी, वो बहुत उस पर एलिगेशन है। हम पूछ रहे बीजेपी में है स्वाति मालीवाल, आपके लिए काम कर रही है बीजेपी के लिए? ने। शुभंकर जी, हमारे लिए क्यों काम करेंगी वो? हमने आजकल ट्वीट देखा, सारे बीजेपी वाले रिट्वीट करते हैं स्वाति मालीवाल का हमारे सारा पास सांसदों की कमी है, तीसरी बार सरकार चल रही है जनता के आशीर्वाद से, तो हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये जरूर दुख की बात है जो आजकल वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप तो सुने ही होंगे, पता नहीं आजकल आप लगता है केजरीवाल को ज्यादा सुन रहे हैं। नहीं हाँ, लेकिन कभी ये बहुत बढ़िया माइली है। तो केजरीवाल की तो कह रहे थे बीजेपी के, बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल के हैं। नामक गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल हाँ सुना था हमने, विभव वाले पे बात पे कह रही थी वो। घसीट के बेच अब देखो हम तो उनकी बात को लिए, मेरा मन खराब हो जा रहा है ये वीडियो सुन के कि एक महिला को घसीट घसीट के मारा और उसके बाद भी वो व्यक्ति वोट मांगने जा रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली की महिलाएं बताएंगी, एंड आतिशी जैसी वो सपोर्ट कर रही हैं। ये दिखाता है शुभंकर भाई कि व्हाट इज द रियल कैरेक्टर ऑफ आम आदमी पार्टी एंड देयर नेताज। बट सर कोई भी मनोज जी, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जब कोई निकलता है तो वो 4 एलिगेशन लगाता है। नहीं यहाँ तो सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिया। ये सवाल पूछकर आप बेइंसाफी कर रहे हो। नहीं, मैंने स्वाति जी का जब मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने उनका ही पॉडकास्ट किया है और वो भी मेरे मित्र भी हैं, जान पहचान भी है, लेकिन इस वक्त मेरा काम क्रॉस क्वेश्चन करने का है, इसलिए मैं क्रॉस क्वेश्चन करते हुए बात मैं इसका जवाब जी। मेरी वो मित्र नहीं है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ स्वाति मालीवाल की जो एलिगेशन है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। एक रजस्वला स्त्री के साथ अभद्रता करी गई, उनके साथ मार पिटाई करी गई, उन्होंने वीडियो जारी करी, उन्होंने एमएलसी करवाई और उसके बाद माननीय केजरीवाल जी ने पहले तो चुप्पी साधी, उसके बाद जो अभियुक्त है उसी को मुख्य सलाहकार बना दिया पंजाब का। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी अपनी ही महिला सांसद की सुरक्षा, जब वो अलेजिडली स्वयं घर पर थे, उन्हीं के सचिव से वो सुरक्षा वो सुनिश्चित नहीं कर पाए। एक इतना गंभीर आरोप लगाया गया और फिर क्या हुआ, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग में लग गई। स्वाति मालीवाल जी भाजपा की सांसद नहीं है, वो भाजपा के लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो कोई सच उजागर कर रहा है तो इतना मैं जरूर बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जिम्मेदाराना विपक्ष है। उसको अगर हम आरटी भी करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल गद्दार है। इसका अर्थ ये है कि अगर वो कोई बात उठा रही हैं जो जनता के हित में है, जो सच है, तो उस सच को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है और हम दल की राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा की राजनीति से ऊपर उठकर उसको आरटी करेंगे। If it suits you. Of course not.
Are you telling me that a woman is alleging that she was नहीं। violently नहीं, violated मैं- and we should दो- not दो अलग- stand दो with अलग- her because she's not नहीं, from नहीं, Bharatiya नहीं, Janata नहीं, नहीं, Party? नहीं, दो अलग इश्यू। And आपने कहा आपके दोस्त हैं, I'm दो shocked. बांसुरी दो अलग विषय है। एक विषय है उनके साथ एलिगेशन का, एक विषय है जो आरोप विभाग के ऊपर लगे, और एक विषय है दिल्ली सरकार के कामकाज का स्वाति माली वाले कॉन्टेक्स्ट में। वो मैं इंसाफ कामकाज मांग के रही context थी, में बात आप कर रहा बोल हूं। रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उस- व्यक्ति को उस उनके विषय साथ में- खड़ा उस- नहीं होना उस चाहिए था विषय- क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। उस विषय में आप जो कह रहे हो वहां पर मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मैं दूसरे विषय की बात कर रहा हूं। जो आपने आरटी वाली बात कही, वो सरकार पार्टी के तो हमने उनकी सरकार उन के बातों को कामकाज भी के करा विषय की था। बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर तो फिर आप विभाजन कर रहे हैं ना। इसका मतलब है जब वो अपनी अभद्रता की बात करते हैं, हम उसको आरटी करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो कोई और जनहित का मुद्दा that उठाती is supporting you, ना? हैं, एक मिनट, अगर वो नॉट सपोर्टिंग अस, सपोर्टिंग द पीपल, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। अगर वो कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही हैं जहां पर जनता के साथ ठगी हुई है, धोखाधड़ी, यहां पे नुकसान किसका होता है? ठीक है, लेट पीपल डिसाइड, It बिकॉज़ is not ये the, बहुत it's ही not a personal dent to BJP. नेता और जनता It is के a देखने का public नजरिया थोड़ा strategy. अलग होता एक है। सांसद होने जी। के नाते उनकी ड्यूटी भी है कि वो जनता की आवाज उठाए, इसमें बुरा क्या है जी? आपके लिए बिल्कुल बुरा नहीं है सर। बिल्कुल नहीं, किसी के लिए भी बुरा नहीं है। शुभंकर जी, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। ठीक है। सोनी मिश्रा एक पूर्वांचल की बेटी थी, जिस क्षेत्र से योगेंद्र जी अभी सांसद हैं, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। वो अरविंद केजरीवाल के पास गई, अरविंद ने कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और वो सुसाइड कर ली। संतोष कोली, जिसके घर में बैठ के, मैं वहाँ का सांसद हूँ, संतोष कोली के घर में बैठ के पहली बार इन्होंने एनजीओ बनाई। उस संतोष कोली के घर का आरोप है कि अरविंद ने संतोष कोली को मरवा दिया। फहरिस्त बहुत लंबी है। और एक मिनट, संतोष कोहली की हत्या के जिस पे आरोप हैं, आज वो आम आदमी पार्टी का वहाँ से प्रत्याशी है। मजे की बात देखिए। ठीक है। सर, आपने क्योंकि शुरू में जिक्र किया था कि आप पार्षद भी रहे हो, अब एक सवाल मेरे मन में आता है कि नगर निगम में आप लोग 15 साल रहे, कुछ गड़बड़ रहा होगा तभी हारे। क्या वहां से सीखा जो इस बार आप लोग बेहतर करके जनता के बीच में जा रहे हो कि भाई साहब देखो ये यहाँ 19-20 था, अब की हमें मौका दो? देखिए, नगर निगम में 15 साल हमने ईमानदारी से काम किया, और 15 साल के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको हमने दिलाने का प्रयास किया। सरकार की तरफ से, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शीला जी मुख्यमंत्री थी, और यह 5-10 साल ये थे, इनका सहयोग ना मिलना, कॉरपोरेशन को कमजोर करना और हमारे अधिकारों का हनन करना, ये उनका उद्देश्य रहा। और थोड़ा बहुत जैसा बताया कि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन बिगड़ गई, हम उससे चुनाव हार गए, लेकिन जिस बात को अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, मुझे झाड़ू दे दीजिए और मैं कूड़े के पार्ट हटा दूंगा, मेरे ही एरिया के अंदर भलसवा लैंडफिल साइड है और उसको तो हटाया नहीं जा रहा, और उसके अलावा बवाना के अंदर एक जगह और लैंडफिल साइड बनाई जा रही है। हमारा ये मानना है कि जब सरकार में हम आएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर इस 1 वर्ष के अंदर हम इसको डाउन कर देंगे, पक्का डाउन कर देंगे, क्योंकि उसके पीछे हमारे बताएंगे कूड़े का पहाड़, कूड़े का एक पहाड़ साल में। 1 साल में। और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नितिन गडकरी जी, कमलजीत जी भी बैठी, बांसुरी जी भी बैठी हैं, उन्होंने कहा कि मैं जो सड़कें बन रही हैं नेशनल हाईवे की, उन सड़कों में इस मटेरियल को लगाकर हम इस पहाड़ को भी खत्म करेंगे, दिल्ली से पोल्यूशन को भी खत्म करेंगे, और उसको कहा है उन्होंने टंकी की चोट पर हम समतल कर देंगे। उसमें थोड़ा सा हम भी उस डिस्कशन में थे। वो 1 साल नहीं, 5 साल। भाई मैंने कहा 1 साल में कूड़े पहाड़, थोड़ा सा तो बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाएगी फिर तो। हाँ, नितिन गडकरी जी ने, और नितिन गडकरी से कभी आपकी बातचीत हो? इसमें भी लिखा है 2030 तक जी प्रदूषण मुक्त करेंगे दिल्ली को। करेंगे। तो हम लोग वो 5 साल, हम 5 साल में इन तीनों कूड़े के पहाड़ की जगह एक सुंदर पार्क बना के दे देंगे, ऐसी हमारी योजना है अगर बीजेपी की सरकार बन गई हमारी। ठीक है मैम, क्योंकि कूड़े के पहाड़ का टॉपिक 5 साल कर दिया गया तो काफी लंबा ड्यूरेशन है, तो उसका हिसाब किताब भी लंबे दौर में लिया जाएगा। एक सरकार, एक ही टर्म की बात। हाँ, फिर भी 5 साल में तो सर 5 तारीख को 5 साल के तब तक गंगम काफी पानी बह जाता है, तो फिर बहुत समय मिल गया आप लोग को। केजरीवाल जी तो फिर से 5 साल मांग रहे, 10 साल के बाद आप हमें 5 साल देने के लिए उनके तैयार सारे नहीं। सवाल उनसे पूछ के आया मैम। मैं अभी भी इकलौता जर्नलिस्ट हूं जिसके पोस्ट रिट्वीट नहीं किए गए, सो आई टेक एज अ कॉम्प्लीमेंट बीइंग अ जर्नलिस्ट। अब आपके पास आता हूं। एमसीडी में मैम करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था,
और मैंने वो चुनाव कवर किया था एक टीवी चैनल के लिए। मैं पूरी दिल्ली में घूमा था। आप मानो ना मानो बीजेपी ने तौर पर, लेकिन लोग करप्शन से नाराज थे, सड़क पानी गड्ढे सब बुनियादी मसले थे। इस बार बीजेपी क्या अलग करी, फिर मैं ये सवाल आना चाह रहा हूं, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश भी मैंने देखा था। आप कवर कर ले गए, वो आपकी बहादुरी थी कि आप वहां तक पहुंच गए। रिजल्ट जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस बार क्या चेंज कर रहे हो आप? और व्हाई पीपल शुड ट्रस्ट, बिकॉज ये जो कूड़े के पहाड़ हुए, बाकी विषय हुए, ये आप पर तब भी एलिगेशन लगते थे। दिल्ली का ये दुर्भाग्य रहा है कि दिल्ली को एक सही विजन की सरकार नहीं मिल पाई। हमारा ये जो मैनिफेस्टो जिसका जिक्र मनोज जी और वीरेंद्र जी कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टो अपने आप में 3 चीज़ों को लेके बनाया गया है। सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस लेवल का होना चाहिए जो किसी भी कैपिटल का होता है। सेकेंडली, सोशल वेलफेयर स्कीम किसी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज बीइंग ए कैपिटल स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। थर्ड, हम हर इशू को एड्रेस करें। अब कौन से इश्यूज को एड्रेस करें? आज तक जो हमारे घर में मेड काम करती हैं, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं, या जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। और जब भी कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमने उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा फ्रेम इस हमारे संकल्प पत्र के अंदर डाला है। दिल्ली को आप एक तरह से नहीं कर सकते। दिल्ली को डेवलपमेंट भी चाहिए, दिल्ली को सोशल वेलफेयर स्कीम भी चाहिए, और दिल्ली के हर इशू को एड्रेस करने के लिए आपके लिए मैकेनिज्म विजन चाहिए। तो हमारी सरकार के पास वो विजन है। अब यहाँ पर एक फ़र्क है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी जो 5 साल में कहती है उसको करके पूरा करने के लिए ही कमिटमेंट करती है। हमारे लिए घोषणा पत्र एक कागज का टुकड़ा तो नहीं है। अब जो आपने बात कही है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूईआर दिया, द्वारका एक्सप्रेसवे दिया, अभी दिल्ली देहरादून रोड दे रहे हैं, भारत मंडपम है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। वो इतने बड़े हाईवे दे गए और ये गली नाली सड़क नहीं बना पाए। अब दूसरी बात करते हैं एजुकेशन की। 1038 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर। ये लोग कहते हैं हम अपने बजट का 15 से 20% एजुकेशन में खर्चते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इनके डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। अब इनका बजट अभी भी आप देख लीजिएगा 75,000 करोड़ का बजट है। आप सुशांशु जी अगर कैलकुलेट करें तो 1 साल का कितना बनता है? 15% 10,000 करोड़, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 1 लाख करोड़। अब दिल्ली में स्कूल कितने, मैं आपसे पूछूं, शायद नहीं पता होगा। मैं इस पे एक क्रॉस क्वेश्चन भी कर देता हूँ। मैंने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा कि आपने 500 रहे स्कूल, और ये जो बीजेपी रोज एलिगेशन लगाती है, आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि हमने 22,000 या तकरीबन 25,000 क्लासरूम बनवाए। तो मैंने कहा क्लासरूम और स्कूल्स में तो अंतर होता है। तो दे सेड कि ज़मीन डीडीए के पास होती है, हमें डीडीए से ज़मीन नहीं मिल रही थी, हमने कई बार कोशिश की, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे पास संसाधन है हम वो करते। ये आम आदमी पार्टी काउंटर होता है आप पर कि आप लोग ज़मीन उन्हें देते ही नहीं हो। चलिए, 1000 आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कर दीजिए। 1000 में एक मिनट बात आज एक आता हूँ सर अपना। 1038 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर। 1038 में ओनली 340 केवल 340 के पास साइंस है। सब स्कूलों में साइंस शुरू करने में कौन सी रॉकेट साइंस थी? सिर्फ 700 के अंदर प्रिंसिपल है, सब में प्रिंसिपल अपॉइंट करने में कौन सी रॉकेट साइंस थी? और आपने जो कहा इन्होंने क्लासरूम ऐड कर दिए, एग्रीड कर दिए, तो यानी बच्चे बढ़े हैं तो डीएसएसबी का कोई तो रिक्रूटमेंट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 10 साल में कुछ तो होना चाहिए। दीवारें थोड़ी ना पढ़ा देंगे उन बच्चों को। तो जो ये कह रहे हैं हमने इतने रूम बना दिए, तो जो बच्चे नए ऐड हुए, टीचर्स कहाँ से आई? कॉन्टैक्ट टीचर्स को तो बाहर कर दिया। तो डीएसएसबी की वेबसाइट देख लीजिए। तो जो कह रहे हैं कहीं से तो या तो बिल्डिंग को जस्टिफाई करें या टीचर्स की रिक्रूटमेंट को करें। आज जब ये हालात है, आप मेरे साथ आइए। मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आती हूँ। भगनी निवोदिता कॉलेज, दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज, स्टार्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट जब बीजेपी वहाँ पर थी, आज भी पोर्टा कैबिन के अंदर चल रहा है। इनके 10 साल के 1 लाख करोड़ खर्चने के बाद। और मैं अगेन कह रही हूँ, इनकी साइड कह रही है खर्चा। ये अजीब खेल खेला है इन्होंने। वो दीवारें बनाई गई थी, चौबेंद्र एक मिनट, वो दीवारें बनाई गई 22,000 कमरे जिसे आप कह रहे हैं, उसमें 1300 करोड़ का घोटाला है, उसकी जांच चल रही है। मैंने केस किया है। और बिजवासन एक स्कूल में गए थे हम, रामवीर विधुड़ी मेरे साथ थे, एक ही क्लास में बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चों का मुंह उधर है, 50 बच्चों का मुंह उधर है, मेरे यहाँ भी है। और एक ही टीचर पढ़ा रही है, वो 10 मिनट उनको पढ़ाती है, 10 मिनट उनको पढ़ाती है, और जमीन पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं।
ये दिल्ली सरकार। ठीक है सर, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, उन्होंने 20,000 कमरे की बात कर रहे हैं, ज्यादा 22 से 25। 22 शौचालय बनाकर कमरों में तब्दीली दिखा दिया, सारा का सारा पैसा ले लिया, शौचालय बनाए गए हैं। मैं इतने स्कूल बता सकता हूँ, करोल बाग में आनंदपुरी टैंक रोड पर एक स्कूल है, वो दिल्ली नगर निगम का स्कूल बंद करना पड़ा है, स्कूल बंद हो रहे हैं। उनका ये कहना कि हमारे जो बच्चे पब्लिक स्कूल से आ रहे हैं, सफ़ेद झूठ, नगर निगम की सरकार स्कूलों की हालत और दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत एकदम बेकार, और केवल उन बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। मैं ये बासुरी आप पे आ जाऊंगा, ये इस लास्ट स्कूल का टॉपिक। वो कहते हैं कि देश में एजुकेशन में सबसे बेस्ट मॉडल मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी का मॉडल है। अगर आपका कोई स्टेट उससे बेहतर मॉडल का है तो आप बताओ, किसी स्टेट से कंपटीशन कराओ। दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास है, कई सारे वीडियोस भी जारी होते हैं। नंबर ऑफ IITians सबसे ज़्यादा दिल्ली के स्कूल से निकले, बड़े अधिकारी दिल्ली के स्कूल से निकले, वो सारे दावे वो भी करते। 12th क्लास के परसेंटेज, 10th क्लास के परसेंटेज। सॉरी, एक सेकंड, मेरा थ्रोट थोड़ा। केजरीवाल जी को सबसे पहले मैं याद कराना चाहूँगी कि ये दिल्ली का चुनाव है और सत्ता में 1 दशक से वो हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड का अब उन्हें जवाब देना है। हमारे 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड पे तो दिल्ली ने 7 सांसदों को चुनकर भेज दिया, 7 सीटों पे कमल खिलाया, क्योंकि दिल्ली का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे था। ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये उनके रिपोर्ट कार्ड की बारी है। तो पहले तो लेट्स पुट द डिबेट इन पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो हर बार ये कहते हैं। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की। जो कमलजीत जी ने बोला उसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, 1.5 लाख बच्चे इन्होंने फेल कर दिए। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की, एक नया स्कूल इन्होंने दिल्ली में नहीं खोला। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिल्ली के हेल्थ मॉडल की, मोहल्ला क्लिनिक की। हम लोगों ने ऑलरेडी जो चर्चा आपको दिखा दी कि 18,000 से ज़्यादा गोस्ट पेशेंट्स। CAG की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ पे फर्जी दवाइयाँ, फर्जी डॉक्टर्स, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े दावे इन्होंने करे किस बात पे हैं? सार्वजनिक मंच से खुद माननीय केजरीवाल जी ने इस बात पे हुंकार भरी है कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। 3 बड़े वादे इन्होंने कहे थे, एक भी पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली में क्या सड़कें आज लंदन और पेरिस की तर्ज पे बन गई हैं? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे खड्डों में सड़कें हैं। इन्होंने बात करी थी यमुना जी की सफाई, एक्सप्रेस छोड़ के, NH24 छोड़ के, बिल्कुल UER भी छोड़ दीजिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यमुना जी की सफाई की, तो यमुना जी तो पहले से ज़्यादा मलिन है। हम सारी की सारे जानते हैं कि छठ के महापर्व पे जब माताएं और बहनें सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए आई थीं, तो वाइट टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी। तो किसी भी चीज़ पे जब आप इनसे सवाल पूछते तो बहुत नॉनशलांट जवाब मिल जाता है, कंधे ऊपर नीचे करके हिला हिला के कह देते हैं कि अरे भाई कर देंगे। पंजाब में जो इन्होंने 2021-22 में वादा करा था बहनों से कि 1,000 रुपया ये देंगे उनके अकाउंट में, 3 साल हो गए हैं, बहनें अभी भी पाई के लिए तरस रही हैं। जब लोकसभा का चुनाव था तो खुद आतिशी जी ने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे, अक्टूबर तक वो पैसा आ जाएगा। तब भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन करी थी। जनवरी 2025 आ गई, अभी भी घोषणाएं हो रही हैं और अभी भी केवल इसमें बांसुरी एक चीज और जोड़िएगा। अब जो महिला सम्मान के फॉर्म भरवाए हैं, कल हमने दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 30,000 फॉर्म एक कबाड़ी के पास से मिले हैं इसी बार के, जिसपे कहा कि 2100 रुपये दूंगा। अरविंद केजरीवाल के फॉर्म्स हैं, बहनों की माताओं की फोटो लगी है, उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, उनके बैंक की पासबुक की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर ये निजता पे हमला नहीं है, ये डाटा अगर कबाड़ियों के यहाँ पड़ा है, तो आप समझ लीजिए कि 2100 रुपये किसको देने वाले हैं वो। शुभांकर, एक मैं बस अपनी बात को एक वाक्य कह के समाप्त करूंगी। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने केवल सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन शासन के साथ जो जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है वो दायित्व नहीं उठा है। ठीक है मनोज जी, यमुना का क्योंकि जिक्र यहाँ पर हुआ, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था कि वो जो कहते हैं कि यमुना को दिल्ली में आकर सफाने की बात कंपेयर करते गंगा जी से, वो खुद मथुरा जाकर डुबकी नहीं लगा सकते। नहीं, मथुरा में तो डुबकी लगाते हैं, शायद अखिलेश जी नहीं गए होंगे। संगम गए थे लेकिन वो नहीं, अखिलेश जी मथुरा आजकल नहीं जाते हैं, बहुत उनको शर्म आती है मथुरा जाने में।
देखिए बेसिक क्या है ना कि हम न्यू जनरेशन के फ्यूचर को लेकर के बीजेपी बहुत वरीड है। हम उनको एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं। सांसों पे आपातकाल लग गया गंदे पानी से, तो इस समय हम जिस शहर में नदी हो ना शुभांकर जी, अब तो काशी भी आप ही की है, और जितने नदी के किनारे शहर हैं क्या उनका रुतबा होता है। एकमात्र दिल्ली है जहां नदी होने के बावजूद भी किसी घर में ये प्लान नहीं बनता है कि चलो आज जमुना जी चलते हैं। बस एक थोड़ा सा जो हरियाणा से लगी हुई यमुना जी है ना, जहां अभी मैंने नेशनल वाटर स्पोर्ट्स करवाया, वजीराबाद बिराज के बाद नदी को पीपल फ्रेंडली होने से मना कर दिया गया है। नदी केमिकल फ्रेंडली है, भैंस फ्रेंडली है, मगर नदी पीपल फ्रेंडली नहीं है। और अरविंद केजरीवाल 10 साल बाद बड़ी आसानी से कह देते हैं मैं समझदार हो गया हूं, इससे वोट नहीं मिलता। शुभांकर भाई, हम आप सभी जमीन के नीचे कोई बोरिंग लगाया होगा, कहीं पानी आ रहा होगा, कनेक्शन है उसका यमुना जी से। इसलिए हम जो न्यू जनरेशन है उसके भविष्य को लेकर आप सफा दोगे यमुना? पार्टी चिंतित है। हम कैसे सफा होगी? क्योंकि उन्होंने भी कहा था 2013 में। हमारे पास एक पूरा रोड मैप है। बताओ थोड़ा सा हमको, दर्शक आपको देखेगा, हम भी शेयर करेंगे इसे अलग से काट के कि मनोज तिवारी जी की बीजेपी कैसे यमुना सफा देगी। 18 नाले जी जो जमुना जी में गिरते हैं, पहले तो हम उन नालों को डायरेक्ट जमुना जी में जाने से रोकने का रोड मैप है हमारे पास। और नाले रुके ना तो फिर जमुना जी का 70% 80% सफाई ऐसे हो जाएगा। बची बात जो नाले आया करके एसटीपी प्लांट में, मैंने सुना था सवाल, आपने पूछा था कि आपके 9,000 करोड़ रुपया 7,000 करोड़ रुपए आपने इंतजाम में खर्च कर दिया। बट दैट इज एग्जैक्टली 9,700 करोड़ जो मेरी जानकारी है। 2023 तक शायद मैंने कोट किया था। जी जी। उन्होंने कितनी सफाई से ये बात कर दी, क्योंकि जो आदमी जो लूटा हुआ है आप उसी का चोट कर दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि पैसा 1 रुपया नहीं मिला, ये सब झूठ एलिगेशन है। हाँ, वो तो देखिए, वो कह रहे थे चुनाव लड़ने का पैसा नहीं, आप लोग कह रहे हो 7,000 करोड़ डकार गए हम। हाँ, वो डाइवर्ट करने में और झूठ बोलने में अरविंद केजरीवाल का पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। आप सफाई कैसे, हमको ये जानना है। हम सफाई करेंगे क्योंकि हम नालों को नदी में जाने से रोकेंगे और नालों की ऐसी व्यवस्था ले जाएंगे जहां पानी को जब तक हम स्थिर नहीं करेंगे तब तक हम एसटीपी प्लांट सक्सेस नहीं कर सकते। हम करेंगे। हमारे गृह मंत्री ने भी कल यही बात कही कि 3 साल में, अब बीजेपी कह रही है कि 3 साल में हम लोग डुबकी लगवाएंगे, और हम कह रहे हैं आपको कि हम सभी साथी मिलकर के डुबकी 3 साल बाद अगर भाजपा की सरकार बन गई तो हम लगाएंगे। आपको ये विजन अगर देखनी है, लिख के दिया है यमुना रिवर फ्रंट का। 3 साल में सभी नालों के पानी को ट्रीट करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का 1000 MGD और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को 220 MLD करेंगे। बारापुला, शादरा, गाजीपुर आदि अन्य नालों के पानी को यमुना से छोड़ने से पहले उसका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। और साबरमती का जो रिवर फ्रंट है वो, और खुद प्रयागराज का, मैं आज से 3 साल पहले खुद स्टडी करके आया हूँ। जब हम साबरमती कर सकते हैं, हम प्रयागराज से कर सकते हैं, तो हम यमुना भी कर सकते हैं। वीरेंद्र जी देखिए, वो गाना था ना कस्मे वादे प्यार वफा, उसमें लोग कहते हैं, जनता कहती है मैनिफेस्टो भी डाल दिया करो। ये कस्मे वादे प्यार वफा मैनिफेस्टो का है क्या? मतलब हर पार्टी मैनिफेस्टो देती है, तो मैनिफेस्टो पे तो यकीन नहीं करते। मैं आपको नहीं शुभांकर जी, नहीं, मैं मैनिफेस्टो पे आ रहा हूँ। एक मैनिफेस्टो तो सबका ऐसा होगा कि राम राज आ जाएगा। एक मिनट, 2024 का 2014 का मैनिफेस्टो उठाइए प्रधानमंत्री का, 99.9% कंप्लीट करके दिखाया, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चेक करवा लीजिए। 2019 का मैनिफेस्टो उठाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 85% वादे पूरे कर चुके, 15% पे काम चल रहा है। तो ये जब हम कह रहे हैं ना कि मेरे पास मोदी है, तो इसका मतलब हमारा एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है जो हम करके दिखाते हैं। और मैं कह रहा हूँ, बहस हो जाएगी सर, हो जाए, कई चीजें आ देखो, जाएंगी। माँ यमुना मेरी आस्था है, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो माँ यमुना में खेल के अपना जीवन बड़ा किया है, और इसलिए उस दिन डुबकी भी लगाई। मैनिफेस्टो के 80% वादे पूरे हो गए। 85%। 85%। तो 19 के यूसीसी उधर चला गया। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप उठाइए मैनिफेस्टो, ले तो दोबारा बैठते हैं एक बार लेकर। सर 2 करोड़ नौकरी एक बार लेके बैठेंगे सर।
अगर स्वरोजगार 100 देने स्मार्ट से सिटी। स्वरोजगार देने से प्रधानमंत्री लोगों को रोजगार देने, कितने लोगों को रोजगार लगातार 72,000 75,000 ऐसे करके मेरे ख्याल में 2010 सालों में कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल चुका है। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अगर देश अगर 11वें ये लोकसभा नंबर का से, चुनाव होता तो शायद बहुत डिटेल में आता। नहीं शुभांकर जी एक मिनट, अगर ये देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया, ऑन रिकॉर्ड आया ना, कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना। इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब क्या है? बट 85% में हम वादे कैसे पूरे हो सकते हैं? मतलब फिर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लोग आप पे भी क्वेश्चन करेंगे कि ये शायद थोड़ा ज्यादा टू मच था ये। चलिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं कागज लेकर आऊंगा। 2019 के 85% वादे। 85% वादे पूरे हों, मैं लेकर आके दिखाऊंगा आपको। सर मुझे जो बड़े बड़े वादे याद आ रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटीज याद आ रहे हैं, गंगा पूरी साफ याद आ रही है, जो मुझे अपने अभी मुंह जबानी याद आ रहे हैं, मतलब क्योंकि लोकसभा का अभी गंगा का जिक्र गंगा किया, में जब यमुना अजय ही आ देवगन, गई। ये कह रहा हूँ, अखिलेश यादव नहा के निकले तो मुझे अजय देवगन ही लग रहे थे एकदम। क्या स्वच्छ पानी, एकदम शानदार। अरे वो तो संगम और फिर तो त्रिवेणी संगम है सर, वो तो प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। अभी भी गंगम के जहाँ नाला जाता है सर, कानपुर में साफ नहीं है अभी पूरी। सर आप संगम में यमुना जी भी है। एक मिनट बताइए, ये जो वहाँ लेकिन यमुना, पानी साफ था, वो सही कह रहे हैं आप। ये जो यमुना का प्रोजेक्ट है, हम कैसे साफ करेंगे? आप द्वारका, ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि योगेंद्र जी ने बताया हम निगम में रहे हैं। साहिबी नदी से भी ऊपर भैया एक बात है, हमने एयरपोर्ट का पूरा सीवेज का जितना भी आउटफॉल है वो हमने एक जगह लिया, उस पे 8 STP लगाए और आप द्वारका में 9 किलोमीटर की कनाल बनाई। मछलियां हैं उसके अंदर, पूरा एयरपोर्ट का जो जितना भी सीवेज आउटफॉल है उसके अंदर हमने मछलियां तैराई हैं। तो ये जो भैया ने कहा है ये बिल्कुल सत्य है, हमने विजन को लागू करके ये भी भी बताओ कि दिखाया है। आगे कर रहे थे तो माननीय अरविंद केजरीवाल सुप्रीम Honorable कोर्ट चले कोर्ट गए, रुकवा चले गए। दिया कि इसको करने मत और दीजिए। ये आप आकर देख लीजिए जो हम कह रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन दलितों की आवाज़ दबाई जानी नहीं चाहिए, वरना लोग मुझसे भी कहेंगे कि यहाँ भी आपने दबा दिया। मुझे बताओ कि 17% दलित लगभग है दिल्ली में, वो बीजेपी की तरफ क्यों देखे? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम बच्चों को बाहर भेज देंगे, कांग्रेस लगातार कहती आती कि हम कर रहे हैं। अब तो AI वीडियो ही बन रहा है जहाँ केजरीवाल जी को अम्बेडकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, रोज एक वीडियो हम देखते हैं। दूसरे वाले में लगा भी रहे थे। ये तो आप लोगों की खुराबात है जी। देखिए, अनुसूचित जाति समाज बहुत नज़दीकी से देख रहा है कि दिल्ली की सरकार ने उनको ठगने का काम किया है, और इसलिए बड़ा परिवर्तन है। स्कूलों की बात करें, हेल्थ की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली के अंदर लोग केजरीवाल को हटाने की बात कर रहे हैं तो गरीब व्यक्ति कर रहा है, OBC का व्यक्ति कर रहा है, मजदूर कर रहा है, कि उनके साथ जो सौतेला व्यवहार जो कहा था वो तो किया नहीं, वो जो नहीं करना था वो किया। तो दलित भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा। लोकसभा चुनाव के अंदर आरक्षण को लेकर एक इस प्रकार का उन्होंने शोर मचाया था, और आज दलित अपने आप को ये सोच रहा है कि हम उनकी बहकाव में आ गए। डॉक्टर अंबेडकर जी की जहाँ तक बात है, संविधान की जहाँ तक बात है, संविधान बदलने की बात पर वो दलित लोगों को उकसाने का काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बदलने के लिए, संविधान की थ्योरी पर यूपी में बड़ा डेंट हुआ था सर, नहीं 30-35 सीट कम हो गई थी क्योंकि एक मैसेज गया था कि बीजेपी आएगी संविधान बदल देगी। तो इस बार दिल्ली के अंदर हम उतना ही जहाँ अगर यूपी में नुकसान हुआ उसको पूरा कवर कर लेंगे। मुझे बताइए ना किस वजह से दलित बीजेपी शिफ्ट होगा? देखिए, दलित जो है वो देख रहा है कि उसका जो है शोषण हुआ है, और कांग्रेस ने किया है, आम आदमी तो पार्टी हमारे ने पुरखों पर किया है। आरोप लगाते हैं, उसके चक्कर में हम भी गाली खाते हैं कई बार सोशल मीडिया पर। हालांकि ट्विटर पे खाते हैं, बाकी कहीं नहीं फील हुआ। ट्विटर पे दिन रात चलता है, हिंदू जगो और दलितों के साथ गलत हो रहा है, वो हमको हमारे बाप दादा के नाम पे। देखिए, दलितों को उनको उकसाने का, भड़काने का काम कि हम दलितों के लिए कर रहे हैं, अगर दलितों के लिए अगर किसी ने किया है। मैं चलो घुमा के पूछता हूँ, अगर मान लो आम आदमी पार्टी से दलित नाराज है, वो कांग्रेस की तरफ क्यों ना जाए, बीजेपी की तरफ क्यों आए? कांग्रेस दिल्ली में है कहाँ, और कांग्रेस ने भी दलितों के लिए क्या किया है? लोग मान चुके हैं कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस दो बार से 0 सन्नाटा है, 0 सन्नाटा है। आपकी पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हो आप। आपकी पार्टी कई नेता है कांग्रेस को कह रहे हैं अच्छा लड़ रही है। नहीं, मासुरी जी मुस्कुरा रही है, देखो। नहीं लड़ रहे होंगे। हर व्यक्ति हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए तो लड़ती जनता है, के दिमाग सोच रहा हूँ मैं। जनता के जीतने के लिए लड़ती है। आप लेकिन दिल्ली के अंदर दलित समाज
भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट करेगा, मैं दावे के साथ कह बासुरी जी, दिल्ली में कांग्रेस नहीं है? दिल्ली में कांग्रेस हो या ना हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या ना हो, लेकिन 8 फरवरी के दिन जब परिणाम आएंगे तब दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार जरूर होगी। वीरेंद्र जी, आप कह रही है कि आप लोग की सेटिंग चली कांग्रेस वालों से, ये भी एलिगेशन आपने आपने कहा दिल्ली में कांग्रेस नहीं है, मैं कहता हूँ दिल्ली में कांग्रेस है। पार्टी में एक लाइन नहीं बन मैं पाई। बता रहा हूँ आपको, मैं जब जब कांग्रेस को देखता हूँ तो मुझे उसमें अरविंद केजरीवाल नजर आता है, और जब जब अरविंद केजरीवाल को देखता हूँ तो उसमें मुझे राहुल गांधी नजर आता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं चंडीगढ़ में, आज भी मेयर का चुनाव हो रहा है 24 तारीख को, दोनों गठजोड़ से लड़ रहे हैं, दोनों का समझौता है। तो चंडीगढ़ में जारी है, दिल्ली में गद्दारी है, तो ये समय अनुसार अपनी चीज़ें बदलते हैं। मनोज जी, राहुल गांधी जी का दिल्ली में प्रचार ना करना तबीयत खराब होने की वजह से, जैसा कहा गया, हालांकि प्रचार तो कोई बड़ा नेता नहीं कर रहा, न प्रियंका जी न खड़गे जी, अब तक तो नहीं किया, और उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जब चुनाव नज़दीक आएगा, फिर आप लोगों ने कहा 10 दिन बचे और कितना नज़दीक आएगा। ये किसको फायदा देगा, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को, उनका ना लड़ना? या अब हम इस पे सोच ही नहीं रहे हैं। जब 2020 में हम चुनाव लड़े तो हम 8% का उछाल लिए, हम 32% से सीधे 39.8% तक गए, लगभग 40%। अब हम सीधे बस कोशिश में लगे हैं कि 51% पे चले जाएं। ये कब, जैसे इन्होंने कहा, ये कब मिलते हैं नहीं। अब सीलमपुर तो आए थे राहुल गांधी जी, पता नहीं भाषण दिए, कैसे क्या खा लिए सीलमपुर में कि उनकी तबीयत खराब हो गई। फायदा किसको करेगा ये, उनका ना उतरना? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस खत्म होगी, तो उनको सोचना है कि कांग्रेस बचेगी कि नहीं बचेगी। पंजाब में खत्म, दिल्ली में खत्म, तो ये उनको पूछिए अपनी पार्टी के लिए कि वो लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं। नहीं, जब वो कांग्रेस मुक्त भारत तो होने की तरफ चली पड़ा है, कांग्रेस मुक्त दिल्ली हो ही चुका है, जैसा होगा देखा ठीक है। जाएगा। अब एक वीरेंद्र जी सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों ने मेरे पास भेजा था, जब मैंने आप लोग को लेकर 2 पोस्ट डाली, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल मेरे पास आया था वो आया था नुपुर शर्मा को लेकर, और ये सवाल आया कि बीजेपी अपने साथ स्टैंड नहीं करती है। फिर एक वायरल तस्वीर आपके राइट विंग के बहुत सारे लोगों ने ट्वीट की थी, एंड आई एम श्योर जो एक्टिव होंगे वो जानते भी होंगे, कहें ना कहें वो अलग बात है, कि जिसने मनुस्मृति को जलाया उसको टिकट मिल गया, नुपुर शर्मा को आइसोलेट कर लिया गया है, टिकट नहीं दिया गया है, और इससे कई लोग आपके अपने आपसे नाराज हैं। नुपुर शर्मा को टिकट देना या नहीं देना ये संगठन का निर्णय होता है। मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रखना है ये तय किया जाता है। हम तो स्मृति ईरानी को भी सुन रहे थे, तो स्मृति ईरानी लड़ ली क्या? हम वीरेंद्र सचदेवा को भी सुन रहे थे, वीरेंद्र सचदेवा लड़ लिए क्या? वीरेंद्र सचदेवा का काम अलग है, स्मृति ईरानी का अलग है, नुपुर शर्मा का काम अलग है, और संगठन ने जो कुछ दिया है आगे संगठन उसकी क्या भूमिका तय करेगा ये संगठन तय करता है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, सही चल रहा है, फिर तय होते हैं कि नहीं आप हटिए, आपको हम केंद्र में मंत्री बनाएंगे, बनते हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थी, फिर रिजाइन होता है, चलिए आपको केंद्र में मंत्री बनना है, वहाँ काम कीजिए। हर कार्यकर्ता की भूमिका तय है, नुपुर शर्मा की भूमिका भी तय है कि कब उसको क्या देना है। निर्णय संगठन ने करना है, समय अनुसार करना है। तो हम तो रोज सुनते थे स्मृति ईरानी पार्ट ऑफ बीजेपी, पार्डन पार्ट ऑफ बीजेपी, पार्टी की कार्यकर्ता तो है ही ना वो। जैसे वीरेंद्र सचदेवा कार्यकर्ता वैसे नुपुर शर्मा कार्यकर्ता है, उससे कौन इनकार करे? उनके बनवास को लेकर खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है बीजेपी को जो फॉलो करती है, और ये मैं आप ही के कार्यकर्ताओं की बात बता रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड मैक्सिमम लोग मुझसे कहे कि ये सवाल आप राइट मंच पर जरूर सभी उठाइएगा। कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, हर कार्यकर्ता की भूमिका तय होती है, स्पष्ट होती है, किसको कब समय आने पर मिलना है। योगेंद्र चंदोलिया पार्षद से सांसद बन गए, कमलजीत पार्षद से सांसद बन गई, बांसुरी स्वराज सीधा आके सांसद बनती है, मनोज तिवारी 3 बार सांसद बने। तो सबकी भूमिका स्पष्ट है किसको क्या काम करना है। अगर हमसे पूछा जाता था 6 सांसदों के टिकट कट गए, तो प्रवेश वर्मा को अगर उस समय मना किया, रमेश विधुड़ी को मना किया, तो तय किया कि आपको संगठन ने क्या देना है। आज दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हर कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट है, नुपुर शर्मा की भी भूमिका स्पष्ट है, समय आने पर बताएंगे। ठीक बात। बांसुरी, आपको लेकर भी आता है एक सवाल जो आप पर आना भी चाहिए, और क्योंकि नेपोटिज्म की बड़ी चर्चाएं होती हैं, कईयों का ये मानना है, हालांकि इशारों में सर ने किसी और मैटर में कहा था, लेकिन हो सकता है किसी की भावना हो कि आपको डायरेक्ट सांसद बना दिया गया। ये भी तो बीजेपी का नेपोटिज्म है। इस बार बीजेपी में देखें, दिल्ली में तो मदन लाल खुराना जी के लड़के हैं,
प्रवेश साहिब सिंह वर्मा साहब के लड़के हैं, तो नेपोटिज्म तो आप लोग का भी है, लेकिन आप लोग बाकी राज्यों में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ताने मारते रहते हो। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा और इसका जवाब देने का आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले अपनी बात करती हूँ। ये गलत है कि मुझे सीधा आकर सांसद का टिकट मिला। आपने प्रत्यक्ष रूप से मुझे सांसद अभी देखा है, लेकिन मैं 1 दशक से पार्टी की सेवा एक वकील के तौर पर पार्टी की सेवा कचहरी में कर रही थी। उसके बाद आते ही इनफैक्ट भाई साहब के आशीर्वाद से और इनके वर्धस से मुझे सबसे पहली भूमिका दी गई विधि प्रकोष्ठ में सहसंयोजक की। उसके बाद भाई साहब ने मुझे अपनी टीम में प्रदेश में मंत्री की भूमिका दी। संगठन में काम करने के बाद उसके बाद मुझे सांसद का टिकट दिया। और मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं, क्योंकि मेरी माँ जनप्रतिनिधि थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल करने का, मुझे भी उतना ही अधिकार है मेहनत करने का, और मुझे भी उतना ही अधिकार है जनता जनार्दन के समक्ष जाकर झोली बिछा के भिक्षा मांगने का। परिवारवाद तुरंत तब आता है अगर आते ही कोई व्यक्ति नंबर 1 की पोजीशन का दावेदार बन जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आता है जहां पर उसके पेरेंट्स जनप्रतिनिधि हैं। जैसे अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें, राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं, तो नंबर 1 के दावेदार हैं। वहां पर कोई भी और व्यक्ति, एक ग्लास सीलिंग बन जाती है गांधी परिवार की, उसके ऊपर जाने की चेष्टा भी नहीं कर सकता। बांसुरी स्वराज आते ही भाजपा में नंबर 1 की दावेदार नहीं मिली है। अब मैं बात करती हूं जो मेरे 2 कॉलीग्स की आप बात करते हैं। हरीश भाई साहब ने 13 बरस की तपस्या करी है संगठन में। वो मीडिया के विभाग के प्रमुख रहे हैं, बहुत वर्षों तक प्रवक्ता थे। क्योंकि वो मदन लाल खुराना जी के सुपुत्र हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी मेहनत को दरकिनार कर और उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की। प्रवेश भाई साहब का इतना स्टेलर करियर रहा है, 1 बार के विधायक, 2 बार के जीते हुए सांसद, और उन्होंने, आप ये देख लीजिए, मेहरौली से अकेले विधायक थे जो आज तक जिन्होंने भाजपा की झोली में वो सीट डाली है। अगर आप उनकी सांसदी का रिकॉर्ड देख ले, 80,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट काम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने करा है। बस इसलिए क्योंकि वो साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको मेहनत का या स्ट्रगल का अधिकार। ठीक है, वेल सेड। और मैं इस पे काफी हद तक इत्तेफाक भी रखता हूं जो आप कह रहे हो कि ये बिल्कुल सही बात है। आपको ऐसा नहीं, आपको बैन थोड़ी ना कर सकते कि आप नहीं आ सकते पॉलिटिक्स में, लेकिन इसको मैं एक और तरह से फ्रेम करता हूं। इसमें एक बात कहूं आपको, माफ करिए, एक बात जरूर कहना चाहूंगी। बहुत विनम्रता से कहूंगी, मुझे टिकट इसलिए नहीं मिली या मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी माता श्रीमती सुषमा स्वराज है। जब मेरी माँ जीवित थी तब परिवार से और कोई नहीं था, केवल सुषमा स्वराज जी थी। मैं तो वकालत में मसरूफ थी और पार्टी की सेवा वकालत में कर रही थी। माँ के चले जाने के 3.5 साल बाद पार्टी ने मुझे संगठन का दायित्व दिया है। एक तो उनके जाने का बहुत अफसोस है क्योंकि वो उन महिलाओं में थी जिनको अक्रॉस पार्टी सभी रिस्पेक्ट करते थे। थैंक यू। उनकी भाषा शैली से हम सब ने बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है देश की उन चुनिंदा नेताओं में थी, बीजेपी में जैसे अटल जी हुए, उसमें सुषमा जी का भी नाम था जिन्हें सब प्यार करते थे। आपका ये कहना बहुत मायने रखता है, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये इमोशनल पार्ट है। एक पत्रकार के नाते एक सवाल मेरे मन में और आएगा जो मैं आपसे पूछूंगा, जो मेरे धर्म का पार्ट है। अगर आप सुषमा स्वराज जी की लड़की नहीं होती जी, क्या इतनी इजीली आप सांसद बन जाती? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वकील हूँ और जितना मैंने पार्टी की सेवा 1 दशक से कचहरी में करी और बाद में मुझे जो विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका वो मिली, वो मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं सुषमा स्वराज की बेटी हूँ। मुझे मेरा सीनियर गाउन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पिछले साल अगस्त में इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं सुषमा स्वराज की बेटी हूँ, वो मुझे मेरी मेरिट पे मिला है क्योंकि मैंने वकालत को तपस्या की तरह करा है। ठीक है, आपकी मॉम की क्या क्वालिटीज आपने ली, ये भी मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आपकी मॉम के बारे में सब जानना चाहते हैं। उनसे क्या सीखा आपने, क्या लेकर आप आए हो? आई थिंक टू बी फियरलेस, और मुझे लगता है कि मैं उन्हीं की तरह शायद निर्भय हूँ और अपने कृष्ण पर अगाध भक्ति रखती हूँ और विश्वास रखती हूँ। ये भक्ति मुझे विरासत से मेरी माँ से मिली है। खूबसूरत। उनका एक शेर मुझे याद है, पार्लियामेंट में कहा था, दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना, कर हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दैट्स ब्यूटीफुल। मेरी बहुत सारी मेमोरीज उनको लेकर है। उस टाइम हम सुनते थे बहुत सारा टीवी। मनोज जी,
क्यों केजरीवाल जी पे आप लोग हमला करवाते रहते हो? वो कहते हैं यार देखो इतना हमला करवाते हो आप लोग। 2014 2013 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्याही फेंक दी गई। 14 में वाराणसी गए, स्याही फेंक दी गई। 16 में ऑड इवन के बाद स्याही फेंकी गई। 18 में सचिवालय के अंदर लाल मिर्ची डाली गई। 19 में गाड़ी पर थप्पड़ मारा गया। 22 में गुजरात में प्लास्टिक बोतल फेंकी गई। ग्रेटर कैलाश फिर किसी ने पानी फेंका 24 में। और अभी गाड़ी पर वो एलिगेशन लगा रहे थे कि पत्थर से हमला करवा दिया। तो इतना हमला क्यों करवाते हो आप लोग उन पर? फिर सिक्योरिटी भी छीन लेते हो। वीरेंद्र चलिए मैं आज बताता हूँ, मनोज भाई तो जो बताएंगे। आज हम चुनाव से 8 दिन दूर खड़े हैं। हाँ, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, इस आने वाले 8 दिनों में गंभीर हमले का आरोप अरविंद केजरीवाल फिर लगवाएंगे, प्लान करके करवाएंगे। और तिहाड़ जेल से आने के बाद ये आदमी पहले कुटिल था, अब शातिर अपराधी है। मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है। और ये अगले 8 दिनों में अपने ऊपर जानलेवा हमला सीरियस तरीके से करवाएगा और सुरक्षा का मुद्दा बनाकर इस चुनाव को, क्योंकि आज इसे दिखाई दे रहा है कि चुनाव मेरे हाथ से गया, लोग मुझे भ्रष्टाचारी चोर कहते हैं और चुनाव में नहीं जीत सकता। तो अब ले दे के इसके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है कि हाय मैं विक्टिम कार्ड कैसे खेलूं। और इस विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ये अगले 8 दिनों में किसी भी स्तर पर जा सकता है। ये भविष्यवाणियां मेरी लिख के रखिएगा। सर आपने जिस तरीके से उनको डिफाइन किया, मुझे केजरीवाल जी का वाला वीडियो याद आ गया जो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था। और क्योंकि उनके ऊपर जितना हमला हुआ जब बताए सब चुनावे में होता है। ये हमको नहीं समझ में आया, सब चुनावे में काहे होता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हमको दोषी आप ठहराना चाहें तो हम इतना मूर्ख तो नहीं हो सकते कि चुनाव में हमला करें, क्योंकि हमला होने से लोगों को सहानुभूति मिलती है। हाँ, इसलिए चुनाव में अगर किसी के ऊपर खाली हमला होता है तो समझ लीजिए वो खुद ही करवाता है। अब वो एक लंबा चौड़ा लिस्ट निकाल लेते, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ये है। अब वो शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि वो अनपार्लियामेंट्री शब्द है। वो कहते आप लोग दिन भर गाली भी देते रहते हो। क्षमा करिएगा, मैं बीच में विघ्न डालूंगी। 12:15 हो रहे, कृपया घर पे फोन करके मेरे पिता को कोई बोल देगा कि प्लीज वो सो जाएं। हम जल्दी समराइज कर देंगे। हाँ, थैंक यू। जस्ट एक बार उनको बोल दो कि हम लोग अभी भी पॉडकास्ट में हैं, प्लीज वो सो जाएं। 11 बजे पॉडकास्ट शुरू हो तो क्या नहीं, इट्स जस्ट दैट ही वोंट स्लीप until I reach home, so I just, and मेरे पास फोन नहीं है इसलिए so sorry। कोई बात नहीं। थैंक यू जी। हाँ जी। हाँ मनोज, आप कहाँ थे? जैसे आप तो बिहार से आते हो, इतना मीठा बोली है वहाँ पे। अब वो कहते हैं कि दिन रात आप लोग गाली देते हो, ऐसा शब्द बोले, वो पूरा दिन गिनाए बैठ के पर्चा पकड़ के, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ये। हम तो कह भी नहीं सकते आपके सामने, मम्मी हमारी मारेंगी हमको। खाली इतने ही आप लिख दीजिए कि बदजुबानी अरविंद केजरीवाल, तो इतने सारे वीडियो आएंगे। नरेंद्र मोदी जी को एक से एक गालियां, यहाँ तक कि मुझे गाली क्या, मुझे तो सिग्नेचर ब्रिज से ढकलवा कर मारने की भी कोशिश किया उन्होंने। मनोज तिवारी के बाप की नहीं है दिल्ली, ये उन्होंने ही कहा है, मेरे पिताजी जिंदा नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर कहा। पूर्वांचल के लोग जब यूपी बिहार के गए प्रदर्शन करने तो दोगले कहा। पूर्वांचल के लोगों को लालची कहा कि 500 रुपया का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। और चिल्ला चिल्ला के कहने वाला मैं हूं दिल्ली का। मेरा तो, मैं गाना गाता हूं, थोड़ा सा मेरा नस वस खींच न जाए। अरविंद केजरीवाल जिसको न गाली दे दें, फिर भी हम बोलते हैं तो दे दे बोलते हैं, दे नहीं बोलते हैं हम। फिर भी अमित शाह जी जब आते हैं यहाँ तो श्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं। क्या संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। तो जो लिस्ट था पूरा जिसको गिना रहे थे, वो आपके नेताओं ने नहीं बोला? देखिए, हमारे नेता अगर हीट ऑफ द मोमेंट में कभी कुछ कह भी देंगे ना तो खेद जरूर व्यक्त करेंगे। अरविंद केजरीवाल को खेद, अफसोस, ये सबसे कोई मतलब नहीं। हमसे कह रहे थे मोदी जी से दोस्ती करवा दीजिए। हम तो यहाँ फोटो भी देखे आपके, वहाँ पे मोदी जी का ही फोटो था। कह रहे थे अगर पॉसिबल हो दोस्ती करवा दीजिए मोदी जी से, आप बोलेंगे तो पैर पकड़ लेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे कर देंगे। ये करने की नीयत है उनकी। हाँ, हमारे साथ तो तो उन्होंने मैं कहा है। पूछना चाहती हूँ, भारत के पहले विपक्ष के वो ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने विधानसभा का सत्र बुलवाया,
और सदन में जो प्रिविलेज होती है उसका दुरुपयोग करा, व्यक्तिगत टिप्पणी कर कर, और केवल कटाक्ष नहीं, जिस तरह जितनी अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग करा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसका क्या कहना। बहुत आसान है, अमल कर कर दिखाएं। पहली बार ही मिसयूज्ड प्रिविलेज। वो जानते थे कि सदन में, सत्र में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो कुछ भी बोले, उसको कहीं पर भी उस पर मानहानि का मुकदमा नहीं लग सकता, डेफेमेशन का केस नहीं लग सकता। ही हैज दैट इम्यूनिटी, ही इज प्रोटेक्टेड बाय द ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, एंड ही मिसयूज्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज। चलिए मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपको। अब तो कुछ हमारे पास भी हैं इनके साथ। इससे मैं वो जवाब ले सकता हूँ क्यों आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी जिसके 4 नेता जेल में गए टॉप के। अभी मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की भाषा की बात कर रहा हूँ। बुलाइए एक बार केजरीवाल जी को, मैं तो कई बार कहा, और जो उनके साथी मेरे साथ हैं मैं उनको लाके बैठाता हूँ। बंद कमरे में अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों से जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं कोई सभ्य आदमी कर नहीं सकता। जिस भाषा का प्रयोग वो करते हैं, जो आप बोलने में शर्मा रहे हैं, आप लिख नहीं सकते। जिस भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल उन बंद कमरों में अपने विधायकों से कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं हूं तो तुम हो। इसके अलावा जो डैश डैश लगाना, हेल्पिंग वर्ड लगा लीजिए इसमें। दिल्ली के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी पर अंशु प्रकाश हाथ उठवाया, अपने ही विधायक को भरा, वो अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ वो तो हम डिस्कस कर ही कर चुके हैं। ठीक, स्वाति मालीवाल के केस से मुझे एक सवाल और याद आया मेरे मन में। प्रियंका गांधी जी को लेकर रमेश विदुड़ी जी ने कुछ कहा, अपॉलॉजी हो गई, आम आदमी पार्टी कॉन्टिन्यूसली कह रही है, लेकिन जब आतिशी जी को लेकर कहा गया तो आप लोगों ने अपॉलॉजी नहीं दी। 2 महिलाओं में भी आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया, कांग्रेस वाले में अपॉलॉजी करवा दी, आम आदमी पार्टी में आतिशी जी पर। आतिशी के लिए क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनको लेकर। आतिशी मार लेना को खुद नहीं पता उसको, वो क्या बोलती हैं। खुद कहती नहीं कि वो मेरे नाम के साथ अगर मेरे पिताजी का नाम जोड़ते हैं, फिर अभी एफिडेविट देकर आए तो फिर आतिशी मार लेना हो गई, फिर सिंह गायब हो गया। उनको खुद नहीं पता उन्होंने क्या करना है। रमेश विधुड़ी सही मायनों में फाइटर है। वो ठीक है, जैसा मन का है, जैसे उसके ज़बान पर आता है, और उसको अगर उसने उस दिन कहा, लेकिन उसके साथ मैं फिर कह रहा हूँ, जब हेमा मालिनी के लिए कहा जाता है तब किसी को बुरा नहीं लगता। सर गलत को गलत से जस्टिफाई मैं गलत जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद उस दिन कहा कि अपने सभी कार्यकर्ताओं को मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी राजनीतिक रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, हमें किसी भी व्यक्ति या महिला के बारे में बात करते समय अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा। रमेश जोड़ी ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन आतिशी मार लेना जो उनके सामने कंटेंडर है वो कुछ भी बोलेंगी, झूठे आरोप लगाएंगी रमेश जोड़ी पे, तो सुनेंगे क्या हम? क्यों सुनेंगे? चुनाव है, चुनाव में जैसे अभी ने कहा हिटेड आर्गूमेंट होते हैं, वो भी तो बोलती है ना। अरविंद केजरीवाल भी तो बोलते हैं हाथी हिला के, तो सुनना चाहिए। ठीक है, उनको आपने बहुत स्ट्रांगली किया। उनका एक स्टेटमेंट और आया बस को लेके कि बसों में सबको फ्री नहीं होना चाहिए। आज बहुत आम आदमी पार्टी वायरल कर रही है उस वीडियो को। एक साइड अमित शाह जी का वीडियो लग रहा है, एक साइड विदुड़ी जी का वीडियो लग रहा है, और इसको वायरल कर रहे हैं कि बीजेपी में भी देखो 2 राय है फ्री बीस को लेके। रमेश विदुड़ी जी कह रहे हैं जो सारी महिलाओं के लिए बस फ्री नहीं होनी चाहिए। आज पूरे दिन ये ट्विटर पर चला है। ये तो तय हुआ कि महिलाओं के लिए फ्री है। जो वो ये कह रहे थे झूठ बोलते हैं, बंद कर देंगे, ये तो तय हो गया ना कि हम दे रहे हैं, चाहे हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है। और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब एक बात कह दी हम करेंगे, इसके ऊपर किसी की राय हो सकती है, लेकिन पार्टी का संकल्प पत्र है कि हम करेंगे, तो करने में कहीं कोई नहीं। राय अलग अलग आदमियों की अलग अलग होती है, बट डिसीजन एक है कि हम कर रहे हैं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। आपको लगता है कि ऐसे बयान आप लोग के लिए मुसीबत पैदा करते हैं बार बार? थोड़ा जब सा लगातार लगातार आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको डेंट हो रहा है, बैक टू बैक एक ही व्यक्ति के ऊपर लेके निशाना 7,000 आप लोगों पे। जब लगातार 1-1 घंटा अगर मान लीजिए कोई बात होती है तो सारी टू द पॉइंट थोड़ी ना होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर की भी हो जाती है। अब पता नहीं इसमें से हमारे में से क्या उठेगा, हमें ये भी नहीं लेकिन डिसीजन सरकार का है, ये तो सबने मान जैसे आपने उठाया है सामने वाला भी उठाएगा। मनोज जी, सांसदों के काम पर अभी मैम ने कहा कि मुहर लगी देखिए हमारे, और हम दोबारा से चुनकर आ गए, 7 के 7 आ गए। उन लिमिटेड स्टेट्स में थे जहां पर आप क्लीन स्वीप करके गए, जबकि केजरीवाल जी ने, मैंने उनसे भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि जेल का जवाब वोट से होगा, इर्रेस्पेक्टिव उसके आप जीत कर आ गए। 2 सवाल मेरे आपसे हैं। एक सवाल, सांसदों ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से जनता को विधानसभा में वोट देना चाहिए?
क्योंकि कई बार एलिगेशन लगता है कि मोदी जी की छवि में आप लोग जीत जाते हैं, एक। दूसरा, पर्सनली मनोज जी को लेकर एक सवाल आया कि मनोज जी सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी प्रायोरिटी उधर ज्यादा है। तो अच्छा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, शराब घोटाला तो नहीं करते ना भाई। ये तो कितनी अच्छी बात है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि हमें रोड के कमीशन से मतलब नहीं है। मैं आत्मनिर्भर हूँ, मेरी एक कला है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये तो मैं आई एम सो प्राउड कि मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करता हूँ। लेकिन जो लोग अब सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उनका क्या करें हम? वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड। तो हम निश्चित रूप से, मेरा आज भी सोर्स ऑफ इनकम हमारा संगीत है, घट गया है, सिनेमा छोड़ दिया हमने, तो अब केवल सिंगिंग करता हूँ। पंचायत में लेकिन गाना बढ़िया था। हाँ, बहुत बढ़िया था। हमने राजन जी महाराज से भी सुना दोबारा बैठ के। जो आम आदमी पार्टी को कोई गाना ही नहीं मिला, हम लोगों का गाना भी चुरा लिया। दिल्ली का फ्री इलाज चुरा लिया, बुजुर्गों का पेंशन चुरा लिया, बाद में पता चला हम लोगों का गाना चुरा लिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये तो बड़े गर्व की बात है ना कि नेता का अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अरविंद केजरीवाल का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक बड़ा सवाल मैं छोड़ना चाहता हूं शुभंकर जी के सामने कि अभी एक गाड़ी चढ़ा रहे थे वो सवाल पूछने वाले पे, तो गाड़ी पता चला कि वो 4 करोड़ के आसपास की गाड़ी थी। कैसे खरीदा है आप एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, दोबारा कभी बनेंगे नहीं, लेकिन आप जिस गाड़ी पे चल रहे थे, जो चढ़ाने की कोशिश की, व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ये अरविंद केजरीवाल जी? मनोज तिवारी तो हम हर तीसरे दिन स्टूडियो में रहते हैं, रात के 12-1 बजे, दिन भर काम करते हैं। हमारी संसद से लेकर और क्षेत्र तक हमारी अटेंडेंस लगभग 88% है। हम इतनी भागदौड़ करने के बाद भी, और अपने क्षेत्र में हमने 14,800 करोड़ का काम कराया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक नया स्कूल नहीं दिया। पीछे सवाल आ रहा था ना, इसलिए उसने कमरे गिनाए। ये भी बात सही है जोगिंदर जी कि उसने टॉयलेट को भी कमरे गिनाए, लेकिन 5.5 लाख का कमरा 32 लाख में लोगों से पेमेंट लिया, मतलब सरकार रेवेन्यू से। तो हम नया स्कूल बनाए हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एजुकेशन मॉडल देखिए, हमने एक नया स्कूल बना के बिल्डिंग कर दिया, सेंट्रल स्कूल। दूसरे का अभी पैसा सैंक्शन हो गया हमारे खजूरी के सेंट्रल स्कूल का। तीसरा हम बुराड़ी में साल भर के अंदर देंगे। तो ये एजुकेशन मॉडल है। हमने अपने क्षेत्र में जो कार्य किए, दिल्ली में मेट्रो चलती होगी, लेकिन हमारे क्षेत्र में तब आई जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हम वहाँ के सांसद बने। इन सारी चीज़ों के बीच में आपकी नज़र हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पे है। ये पक्का जलने वाले लोग होंगे। इसके जरिए शायद जितना मैं समझ पाया, जब ये सवाल लोग करते हैं, शायद वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने सांसदीय वाले काम को लेकर शायद कम सीरियस होगे, उधर ज़्यादा होगी। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम 88% हमारी अटेंडेंस है, और उसके बाद भी हम तो कहते हैं हर नेता का अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये शायद आपका कैमरे वाला काम ज़्यादा दिख जाता है लोगों को। काम तो सब करते होंगे कुछ ना कुछ। नहीं, दिल्ली एनसीआर को मिला लीजिए, मेट्रो का अगर कहीं डबल डेकर ब्रिज कहीं आ रहा है तो मनोज जी के एरिया में आ रहा है, हमारे और कहीं नहीं आ क्षेत्र रहा है। में सड़क के ऊपर सड़क और उसके ऊपर मेट्रो। तो हमारा कमवा देख के तो ये आम आदमी पार्टी के नेता बहुत शर्मसार हो जाते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पे नौ एमसीडी में जीत पाए, इस बार भी नहीं जीत पाए थे हमारे यहाँ। वो आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ नहीं जीती। और विधानसभा के समय भी हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो हमारा अभेद्य किला है। इस बार भी हम इन लोगों को। सवाल मेरा आपके लिए और है, क्योंकि पूर्वांचल वोटर से जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल वोटर 25 से 38% के आसपास आबादी, जितना मैंने पढ़ा लिखा जाना, लेकिन इस बार सीट्स कम हो गई। पिछली बार ज़्यादा आपने जो कैंडिडेट खड़ा किए थे। तो हम लोग उत्तराखंड को भी दिए हैं ना, उत्तराखंड को भी 2 सीट दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने तो एक उत्तराखंड को नहीं दिया। भाई हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं। आपने तो पूरा जड़ से काट दिया उत्तरांचल को।
और उत्तरांचल के लोग पूर्वांचल के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के, ये ओझा जी वाली सीट बात कर रहे हैं आप? हाँ, पटपरगंज वाली। वहां भी हमने उत्तरांचल को दिया। हमारे लिए मुस्तफाबाद में हमने उत्तरांचल को दिया। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका ध्यान रख रही है। इसलिए हमारा मानना है कि सबसे जरूरी है कि आपने पूर्वांचल के लोगों को क्या दिया? गंदा पानी, पूर्वांचल के लोगों को गाली, पूर्वांचल के लोगों को कोरोना में आनंद विहार भेज के मौत के मुंह में ढकेला। यही करोगे? पूर्वांचल को आप यही दे सकते हो? तो मैं मानता हूं कि 5 फरवरी को। आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो 5 फरवरी को, 8 फरवरी को लेके? 100%। 100%। मैंने केजरीवाल जी से कहा इस बार कितनी सीट पाओगे? उन्होंने कहा इस बार मैं ये नहीं लिखूंगा। हम लिख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था, मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है? नहीं, हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। भविष्यवाणी केजरीवाल करें। 36? नहीं, मैं 36 की बात ही नहीं कर रहा जी। 36 से तो बहुत आगे जाएंगे। भविष्यवाणी करना अरविंद केजरीवाल का काम है। मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, गए। सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे, गए। संजय सिंह जेल जाएंगे, गए। अपने लिए भी कहा जेल जाएंगे, गए। तो भविष्यवाणी उन्हीं को मुबारक हो। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, ये तय है। तो आप फिर नंबर क्यों देते आप? और ऐसे वो लिखने लायक रहे कहाँ? ही कांट फाइल साइन, ही कांट साइन फाइल। क्या प्यार से तज मार एकदम, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई, यू कांट वो साइन। कह रहे हैं सब बदल जाएगा नियम, फाइल। वो कह रहे हैं सब नियमों में बदल जाएगा। हमने पूछा था, हमने कैसे जाओगे आप? कैसे बदल जाएगा? मनीष सिसोदिया का थाने में जाके अंगूठा लगाना, वो कैसे बदल जाएगा? ये चुनाव जमानती और जनता के बीच में है कि कौन जमानत पे छूटे और जनता क्या जवाब देगी, वो देगी जनता जवाब। वैसे मैं अभी शाम तक जो आया हूँ, मैं अभी तक 26 नुक्कड़ सभा कर चुका हूँ। और नुक्कड़ सभा भी ठीक ठाक, 2-2, 2.5-2.5, 3-3, एक जगह तो 7-8 हजार भी लोग थे। मेरा जो मैं ग्राउंड पे जाने के बाद, वीरेंद्र भाई आपसे भी बात नहीं हुई, बांसुरी, कमल जी और जोगेंद्र भाई, अगर बीजेपी 60 सीट क्रॉस कर जाती है तो भी आश्चर्य मत करिएगा, इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस समय समर्थन है। 60 अगर क्रॉस कर जाए तो भी आप आश्चर्य मत करिएगा, जो ग्राउंड पे इस समय नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है और जो 27 साल का टूटा हुआ सपना है, बिखरी हुई दिल्ली है, अगर उसके बाद मिल जाता है ना। चलो अंत का तो कोई पता नहीं, लीस्ट कितना हो सकती है कि इतने चीजें नहीं जाएंगे? सरकार बनाएंगे। वो तो देखिए, हम तो अनुमान लगा रहे हैं, कोई नहीं लिख के दे सकता, लेकिन एक आकलन तो होता है सर। आप भी इंटरनल सर्वे कराते होगे आप लोग भी। हमने के भोजपुरी में कहावत कर जला कि कपड़ा में कितना बार बार तो ना भैया छीला गिरी तो गिन लियो। गिन लिया। तो इसके बाद तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सही है। कभी आपका मन नहीं करता बिहार जाने सर, बिहार पॉलिटिक्स में? बिहार पॉलिटिक्स में कई बार प्रचार करने जाते प्रचार करने में से जाने का कि जमीन हमारा वहीं सब है। काहे भेजना चाहते हो? इतना बढ़िया। ये हम आपसे ही पॉडकास्ट से पूछे थे कि कहाँ सपना ज्यादा है, यहाँ का या वहाँ का? अब तो मनोज भाई दिल्ली वाले हो गए। अब मनोज भाई दिल्ली वाले। नहीं, बहुत लोग भेजने में लगे हैं मुझे, कम से कम सुभान पर तुम मत लगो। दिल की बात आ जाती है। हमने आपसे सवाल पूछा था ना, पहला वाला। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो हमको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, दिल्ली ने कर दी है ऐलान, कूड़े कचरे गंध मिटा के बदलेंगे दिल्ली की पहचान। दंगे के दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं, पीने को पानी साफ चाहिए, कूड़े के पहाड़ अब नहीं। झूठ बोलने वालों पे कड़ी प्रहार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। देखो सब गाने लगे, सब सुरीले हो गए। आप तो देखो बहाने नहीं बदलाव चाहिए, ये इनकी लाइन है। तो हमारा मन साफ है, हमारी दृष्टि साफ है, और 5 साल के लिए, जैसे कल अमित शाह जी ने कहा, एक बार 5 साल के लिए दे दो। दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं
वो जैसे मन करे अपना तोड़ करके फिर से घर बनाए। हम ये भी करने जा रहे हैं। 13,000 सील पड़ी प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, सबको हम 6 महीना के अंदर डिसील करने जा रहे हैं। और बीजेपी जो कहती है शुभंकर भाई वो करती है। ये बहुत दो बात जो कहे ना, इस पे आप पूरा पॉडकास्ट बना सकते हो। कच्ची कॉलोनियों का, अनऑथराइज का हमने दाग हटा दिया मोदी जी ने। अब कहा है कि आप अपना घर, भाई ये बहुत बड़ी, आज मैंने जहां जहां कहा आप सोच नहीं सकते, तालीबंदी नहीं हो रही थी, क्योंकि यहां तो बारजा लगाने में भी मेमसीडी आ जाती है। पहली बार अमित शाह जी ने कहा हमारी 1731 कॉलोनियों के मेरे भाई बहन, हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी और आप अपने घर को फिर से बनाइए। हम वो रूलिंग देंगे, बायलॉज देंगे जिसमें आपको न एमसीडी न पुलिस, किसी के डंडे का आपको कोई भय नहीं रहेगा। इतना बड़ा काम, और 13,000 प्रॉपर्टी सील। न उस पे हम लोन ले सकते हैं, न उस पे हम उसको किसी को सेल कर सकते हैं, न उसमें हम मीटर लगवा सकते हैं। वो सारी समस्याओं का करेगी अंत 8 तारीख के बाद। वो भी जोड़ दीजिएगा 47 की त्रासदी जिन्होंने देखी, वो परिवार जो दिल्ली में आके बसे, ऐसी 47 से 52 के बीच में जिन जिनको प्रॉपर्टी जगह दी गई रहने के लिए, आज तक उनकी लीज नहीं बढ़ाई जाती थी, उन सबको मालिकाना हक और फ्री होल्ड करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। कल शुभंकर भाई, कल ये हुआ जो इन्होंने कहा ना, हम लोग 46 कॉलोनी है दिल्ली में ऐसी, राजेंद्र नगर लगा लीजिए, मोती नगर लगा लीजिए, गांधी नगर लगा लीजिए, पहाड़गंज लगा लीजिए, 40 ये अमर कॉलोनी। अरे हमारे क्षेत्र में भाई विजयनगर कॉलोनी, 46 कॉलोनी क्या बोलते हैं उसको, डबल स्टोरी। और यही नहीं, जहां जो जिनको वो दुकानें दी गई थी उन दुकानों को भी। हाँ, आप अमर कॉलोनी की कथा आपने दारुण कथा सुनी थी। तो दिल्ली के पास पूरा ऑप्शन है, और इसलिए इतनी सारी चीजें हमने रास्ते पे अपने वादों में करी है। महंगाई कम करोगे सर? महंगाई तो ऑलरेडी, आपका एक वीडियो बहुत वायरल होता है महंगाई वाला, लोग पूछे कि मनोज जी से पूछेगा आप, अब फार्मूला निकाला है महंगाई कम होने का? अरे हम भोले भाले आदमी हैं, मेरे डायलॉग को आप उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, लेकिन महंगाई जो आज से 10 साल पहले थी उससे भी डाउन, 10 साल बाद उससे भी डाउन है। मनोज जी का अच्छा है, मनोज जी मान लेते हैं। ये आपकी क्वालिटी हमको अच्छी लगती है। नहीं, क्या इतना चालाक नहीं है ना, दिल से बात करने लगते हैं। अभी दिन कोई आया था, पूछने चला गया कि इंटरव्यू ले रहा है, हमने गाड़ी इधर, अरे इधर नहीं, इधर बाय 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 मोड़ बाय मोड़। वो भी बहुत, वो हाँ, वो भी बहुत आता है। कहाँ से कहाँ कहता है कि वो बुला रहा है तो कह रहा है बाय मोड़। देखो, चालाकों की एक अलग दुनिया है। चालाकों का एक बड़ा श्रूड आदमी, वीरेंद्र जी कैसे आदमी है? हैं? वीरेंद्र जी कैसे आदमी है? ये मैक्सिमम अच्छा आदमी है। जो मिनिमम आदमी में दोष होते हैं, आप 100%, हमारे में दोष है। तो ये इनका है कि जब टिकट बंटने लगता है तब ये बात ही नहीं करते हैं उस समय। ये तो दोष है ना भाई, बता देना चाहिए किसका हो रहा है किसका नहीं। वो संगठन का काम है ना जी, दोस्ती में कोई कमी है तो बताइए। इशारों में सारी बातें कह गई। सर मुसलमानों का जिक्र नहीं हुआ। सर मैं एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। आपको लगता है मुस्लिम वोट इस बार बहुत इंपैक्टफुल होगा? क्योंकि कुछ का मानना है वो कांग्रेस पे शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी तो ऐसा लग रहा मांग ही नहीं रही है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही कि हमारे साथ इंटैक्ट है। आपको लगता है क्रूशियल होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट? मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से खिसक चुका है। जब उनके मौलवी भी प्रदर्शन करने आ जाएं, और मेरा तो मानना है कि उन दोनों का डीएनए एक है। किसका? आम आदमी पार्टी का अनार्किस्ट और उनका किनका? कांग्रेस का। ओके, ठीक है जी। अगर मौलवी भी अगर प्रदर्शन कर रहा है तो उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल ये बोलते आप सांस बांसुरी बढ़ने लगती है उनकी कि ऐसा तो नहीं। अब ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। ज्यादा लंबा पॉडकास्ट करा था ना केजरीवाल जी के साथ, वो देख लो असर चढ़ गया संगत का। हाँ, बात पूरी करिए सर। वो उनको भी जो तनख्वाह वो देने की बात कर रहे थे, अगर वो भी प्रदर्शन पर उतारू है, खुद मुस्कुराने लगी। उतारू हर है, वक्त मुस्कुराती हूँ। तो मुस्लिम वोट निकल गया उनके हाथ से, और भारतीय जनता पार्टी जाएगा वो, हमें भी मिलेगा।
मेरे साथ सरकार आ रही है हमारी। घटी आज। नहीं, हमें भी मिले, किधर जाएगा आपको? अगर आप कह रहे हो उनसे निकल गया तो कांग्रेस को जाएगा। हमें भी मिलेगा। आप लोग मांगते हो मुसलमानों से वोट? क्यों नहीं मांगते वोट? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं आज लोकसभा के सांसद के नाते अभी तक 42 लोगों को प्रधानमंत्री की जो मेडिकल स्कीम है उसमें से 32 लोगों को, मुस्लिम लोगों को मैंने 5 लाख के लिए रिकमेंड किया, जिनको 3-3 लाख रुपए मिला है। इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा कि स्कीम्स जो है ये बात सच है, वो सबके लिए होती है और आप लोग करते हो, बट आप लोग मुस्लिम मसीह के वोट मांगते हो कि हमको भी वोट दो? हम बिल्कुल मांगते एक परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं, ऐसा आप लोग भी कुछ मान नहीं चुके हो कि वो हमको देंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वोट का कोई पता थोड़ी होता है। और अभी हम सातों सांसद जीते हैं तो मुस्लिम तो वोट सख्त दिया। सवाल मैं बांसुरी से पूछ लेता हूँ, कितने मुसलमान कैंडिडेट आपने उतारे हैं? कितने मुसलमान कैंडिडेट हमने उतारे? भाजपा ने 69 कैंडिडेट्स उतारे हैं और सारे के सारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में इस मूल मंत्र को आत्मसात कर कर चलते हैं। जब हम मतदाता देखते हैं तो हम केवल मतदाता देखते हैं, हम उसका धर्म नहीं देखते। आपने एक बात पूछी थी, एक है तो सेफ है ना? मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली में एक ऐसी आपदा यहाँ पे शासन कर रही है जो कभी इंडी अलायंस की भागीदार हो जाती है, खुद अपने ही अलायंस पार्टनर के साथ फिर गद्दारी कर देती है। वो अभी तक तय नहीं कर पाए कि स्वार्थ की धुरी पे टिका हुआ ये अलायंस, ये बॉल किस तरफ टप्पा खाएगी। लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इंडी अलायंस का एक एक दल इस देश को और खास करके दिल्ली को कभी जाति पे, कभी धर्म पे, कभी भाषा पे, तो कभी रीजन पर बांटने पे तुली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करती रहेगी। इसीलिए मैं कहती हूं एक है तो सेफ है। और मैं जानती हूं कि दिल्ली का देवतुल्य मतदाता इतना ज्यादा समझदार है कि वो ये पर्टिकुलर जो वोट है, ये आम आदमी पार्टी के 10 साल के फेलियर जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर वोट देगा, विकास पर वोट देगा, ताकि दिल्ली भी प्रगति की राह पर अग्रसर हो। आपकी मम्मी की तरह आप भी ऐसा बोलते हो कि इंसान खो जाए, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ जी, मुझे मेरा मैं सवाल जानती हूं आप जर्नलिस्ट है, पर मुझे एक बात बताओ, आपके सारे के सारे आपके सवालों में आप जर्नलिस्ट कम और मैथमेटिशियन ज्यादा लग रहे हो। आप हर चीज आके आंकड़ों पे और अंक के, जब नेता लोग नंबर्स पे क्यों जब जाते नेता हो? शिकायत करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता मैं है। शिकायत नहीं कर रही, मैं तो तथ्य रख रही हूँ। ठीक है, बेस्ट विशेष आपको। सचदेवा सर, इन्होंने तो सवाल नहीं दिया, हालांकि वो ओवरऑल है, बट अगर फिर से समराइज करना चाहूं कि इस बार बीजेपी क्यों आएगी, जो मैंने मनोज जी से सवाल पूछा था कि वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, आपके पास क्या है? बीजेपी को आपको क्यों वोट देना, बीजेपी के लिए क्यों वोट देना चाहिए, अगर आपको जनता को समराइज करके बताना हो? मैं फिर कहता हूं कि मेरे पास मोदी है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री का काम और दिल्ली का जो भ्रष्टाचार, सीवेज, गंदा पानी, बिजली, ये वो समस्याएं हैं जो मूलभूत, शिक्षा, स्वास्थ्य साथ जोड़ दीजिए, ट्रांसपोर्ट जोड़ दीजिए, ये वो सुविधाएं हैं जो दिल्ली वालों का हक है, उनको मिलनी ही चाहिए। वो कोई खैरात नहीं मांगते हैं, और जो दिल्ली के मालिक हैं वो खैरात बांटने का जो नाटक करते हैं। दिल्ली को एक विज़न के साथ एक ऐसी सरकार चाहिए जहां मतभेद ना हो, टकराव ना हो, जहां समन्वय हो, और एक अच्छी सरकार दिल्ली को बनाने का काम करे। दिल्ली अगर आज विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है तो सुन के अच्छा नहीं लगता। दिल्ली में अगर जैसा अभी बताया कि सीवेज के ओवरफ्लो से 62 लोग मर जाते हैं तो सुन के अच्छा नहीं लगता। दिल्ली के अगर हर विभाग में घोटाला होता है तो सुन के अच्छा नहीं लगता। मैं दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली में पैदा हूँ, दिल्ली के दर्द को समझता हूँ। चाहे वो माँ यमुना की सफाई हो, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, दिल्ली को एक बार एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली को ठीक करने का मादा रखती हो, जैसे पूरे हिंदुस्तान को रखने का मादा नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। हम दिल्ली को 5 साल में वो करके दिखाएंगे कि उसके बाद 2050 की दिल्ली कैसी होगी। विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। ठीक, थैंक यू सो मच सर। और एंड में जिस भी पॉडकास्ट में मुझसे सवाल नहीं पूछे आते हैं, मैं हमेशा वहाँ कोट करता हूँ कि आपने भी नहीं पूछे। मेरी कोशिश थी जनता के लगभग सारे सवाल पूछूं। हम करंट नेता में नहीं, करंट वाले सवाल पूछने की कोशिश हमारी थी। बाकी फैसला जनता पर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।